अगर हम कुंभ नहीं भी जाते हैं तो कुंभ के कुछ प्रतीक, उसके चिन्ह हमारे आसपास हैं क्या, उस पर चर्चा करते हैं। क्योंकि बॉलीवुड ने तो वही सिखाया है। बॉलीवुड कुंभ का मतलब 2 बच्चे खो गए थे, भाई खो गए थे, वही कुंभ की स्मृति है। महाभारत घर में मत रखो। तो उस स्मृति से अलग का कुंभ क्या है? ये कहानी शुरू होती है एक हाथी महाराज से। मैं कल किसी से कह रहा था, कह रहा अच्छा ये भाजपा का नहीं है, बसपा के हाथी का कुंभ है। मैंने कहा नहीं, लेकिन हाथी है इसमें। हाथी कौन है? ऐरावत जी कौन है? जो इंद्र के वाहन है, मतलब वो हाथी हो गए, हाथी है ना, मतलब श्रेष्ठ हाथी। और होता क्या है, जब आपका थोड़ा सा डाउन टाइम होता है तो दुश्मन तो बैठा है ताक में। दूसरा पॉडकास्टर देखा है, इनका कब डाउन हो मैं तो स्ट्राइक भेजूं, तो उनको भी कोऑप्ट कर लो साथ में। तो उनको कोऑप्ट कर लिया, तो इधर असुर इधर हो और हईशा बोल के शुरू हुआ। जेपीसी बना दी, मतलब वक्त की जेपीसी है ना। ये बहुत। और उनका कंठ हो गया नीला, इसलिए हम कहते हैं नीलकंठ। और आपको मिलता है 1 करोड़ रुपए नीलकंठ। तो देखिए मैं बता रहा हूँ, प्रतीक हर जगह। फिर वो ऐरावत जी, वो जो हाथी था, वो पैसा निकल के आए। वो सारा जो यहाँ से खेल शुरू हुआ था, उन्होंने माला फेंकी थी। उन्होंने कहा माला नहीं फेंकूंगा कोई भाई, ये तो ऋषि तेज थे। और राहु केतु आ गए, जो आपकी सबकी कुंडलियों में विद्यमान है। मतलब आपके सारे कुंभ के प्रतीक, आप उसकी रोज बात करते हैं आपकी लाइफ में। राहु ही है ये। राहु ही है ये। मैंने अभी कल ही, इसीलिए कल ही कैलेंडर मंगाया। कौन सा? विक्रम संवत। मैंने कहा भाड़ में जाए, विक्रम संवत से ऑपरेट करेंगे, उसमें डेट्स तो पता चली जाएंगी। और हमें अपने त्योहार मनाने, कुछ भी मनाना है, वो विक्रम संवत के हिसाब से कर रहे हैं ना। कोई भी सरकार होती है, उसके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, पैरेलल करती है, राइट। सबका बजट होता है। अब ये कह रहे हैं कि पहले एक ही काम कर लो, बाकी सारे काम फिर तो ऐसा करो, फिर खाना ही खाते रहो पूरे दिन। और क्या? बाकी कुछ करो। मतलब जूना अखाड़े को आज से 100 साल पहले जो जमीन मिलती थी वो मांग रहे हैं। अगर वहां पर थोड़ी और खाली हो गया तो भाई हमें 1.5 गुना कर दो, अब हमारे संत ज्यादा आएंगे, हमारे यहाँ गेस्ट ज्यादा आते हैं, तो ये बड़ा कर दो। उतना बस सरकार करती। ऑन ए गिवन डे, मौनी अमावस्या के दिन तो पिछली बार 3.5-4 करोड़ लोग थे, इस बार भी 4-5 करोड़ होंगे। मतलब अमेरिका की पॉपुलेशन है 35 करोड़, और उतने से ज्यादा लोग आके चले जाएंगे। पाकिस्तान की पॉपुलेशन से डबल लोग आ जाएंगे। तो यानी कितनी अच्छी बात में आपको यही नाम लेना था। मतलब आपने पानी की दुकान लगा ली, आप लखपति बन के निकलेंगे। क्योंकि जस्ट बस, और एक दिलवा दो। अब तो चली गई सारी। अगर दिल्ली की तरफ से आ रहा है तो मथुरा भी निपटा सकता है। जो भी साउथ से आ रहा है, विदेश से आ रहा है, वो अगर 10 दिन भी लेके आए तो वो मतलब जितने पाप है सारे धो सकता है। इतने सारे तीर्थ करके थोड़ा आगे निकलेगा तो हरिद्वार भी चला जाएगा। बट दिस वाज लाइक एक बड़ा घोटाला था। रेजिग्नेशन मांगा गया था आजम खान का, बट उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। फिर इतने सारे कर्मी आए, उनकी पत्नियां भी हैं, तो बच्चे क्या करेंगे? उनके लिए टेम्परेरी स्कूल है 2 महीने के लिए। कितनी सुंदर बात है ये जो योगी जी बना दिए, बिल्कुल हमने कूल डूड, एकदम विंड डीजल का कंपैरिजन होता भी है। और वो शेड्स स्पोर्ट भी करते हैं कई बार। एक कार्यक्रम हो रहा है आपके अपने घर में ना, उसमें आप टू टाटा करने, रूठे में फूफा होंगे, क्या होगा? पॉइंट ये हो जाता है, आप उसे अपना घर मान रहे हो या नहीं मान रहे हो? अपना घर मान रहे हो नहीं मान रहे? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। ये भी डर होगा ना, ज्यादा आस्था बढ़ गई तो ज्यादा हिंदू हो जाएंगे। फिर मुझे तो इनको हिंदू है, मुझे तो इनको जाट बनाना है, इनको ब्राह्मण बनाना है, इनको बनिया बनाना है, इनको मैं अगर हिंदू बना दूंगा तो फिर तो वो योगी जी ने बोल ही थे ना, बटोगे तो कटोगे। वो तो रूल था ही उसका। हमारा जो आज का जो पॉडकास्ट है वो कुंभ के ऊपर है। हमारा ये कोल्ड स्टार्ट था। कोल्ड स्टार्ट हमें शांतनु भाई ने दे दिया है। शांतनु गुप्ता जी हमारे साथ हैं आज। बहुत दिन से इनके पॉडकास्ट हम देखते आ रहे हैं, टीवी पर भी इनको हम देखते हैं। कई ये 2 पुस्तकें लिख चुके हैं। तो 10 पुस्तकें। हाँ, 10 पुस्तकें लिख चुका हूँ। ओह, 10 पुस्तकें लिख चुके हैं आपके हाथ में। अरे बाप रे बाप। 3 तो योगी इतनाथ पे हैं। ओके, बहुत उसे मैं योगी ट्रायोलॉजी बोलता हूँ। जो हमारे सामने सबसे ज्यादा चर्चित पुस्तक है उसका उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? जो पहली पुस्तक थी आपकी योगी जी पर। वो पहली तो नहीं, हाँ, योगी जी पे पहली पुस्तक थी। उसका नाम था द मंक हू बिकेम चीफ मिनिस्टर। राइट। वो ब्लूम्सबरी ने पब्लिश करी। ब्लूम्सबरी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो हैरी पॉटर पब्लिश करती है। हैरी पॉटर इस समय पिछले 15 साल से विश्व की सबसे ज्यादा बिकने वाली नॉन रिलीजियस बुक्स का, बाइबल, गीता का अलग अपना। तो हैरी पॉटर अपने आप में एक रिलीजन बन गया। मैं इस बार लंदन गया था, जो हैरी पॉटर का जहाँ शूट का प्लेस है वो अपने आप में कल्ट जगह है। तो वो उस पब्लिशर ने पब्लिश करी और उस किताब ने मेरी जीवन बदल दिया। मतलब पहले मैं जिस दिन पब्लिश हुई तो वो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, गोवा लिटरेचर, जितने भी वामपंथी टाइप के फेस्टिवल, उनमें भी मुझे बुलाया गया। मायावती, अखिलेश, इनके बायोग्राफर के साथ मैं पिट हुआ उनके अगेंस्ट में। फिर ये न्यूज़ चैनल, वो न्यूज़ चैनल, तो
उनका जीवन तो जो था वो था, मेरा जीवन परिवर्तित कर दिया उस किताब ने। जी चलिए, तो आज हम कुंभ के बारे में बात करने वाले हैं मित्रों। और कुंभ के मेले पर, जबकि ये महाकुंभ है जो कि 144 वर्षों में एक बार आता है, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आप इसे प्रयागराज में जाकर वहाँ पर स्नान कर सकते हैं। और ये 144 साल में होने वाली घटना है जो कि एक बार आपसे छूट गई तो फिर हाथ में नहीं आने वाली है किसी भी कीमत पर। तो आप कितना भी योग कर लीजिए, कितना भी प्राणायाम कर लीजिए, ये छूट जाएगा। वहाँ जाके करिए, वहाँ जाके योग करिए। बाबा रामदेव जाते हैं वहाँ घाट पे, वहीं जाके प्राणायाम सिखाते हैं, वहीं जाके योग सिखाते हैं। जी, तो आप जरूर जाइए फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रयागराज। और दूसरी चीज़, इस पर काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी चल रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई इतना पैसा क्यों लगा रहे हो, आप एक सेक्युलर स्टेट हो, और तो सेक्युलर स्टेट जो होता है उसको किसी भी रिलीजन से जुड़ी हुई चीज़ पर पैसा खर्च करने का अधिकार नहीं है। दूसरा, कुछ लोग इसी चीज़ पर आपत्ति जता रहे हैं, वो इफ्तार पार्टियों पर आपत्ति मैंने कभी उस प्रकार से देखी नहीं, लेकिन कुंभ पर आपत्ति जता रहे हैं। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपसे शांतनु भाई ये जानना चाहूँगा कि ये कुंभ का इतना महत्व क्यों है, जो सरकार इतना प्रयास कर रही है, जो इतनी डिबेट चल रही है, कुंभ का महत्व बताइए। दो बड़े प्रश्न पूछे अनुज भाई। एक तो कुंभ का महत्व क्या है, और जो पैसे वाली बात छूट ना जाए तो उसको दोबारा लेके आइएगा जी, कि कितना बजट लगता है, उससे होता क्या है, उस पैसे का खर्चा क्या है, क्योंकि वो बजट करीब 3-4 हजार करोड़ का बजट है ना, तो उससे क्या होता है। कुछ 7200 करोड़ रुपए लगाए हैं योगी सरकार ने। मैं बताता हूँ कि उसको, और पिछली बार लगाए थे 2000 करोड़ रुपए। तो वो उस बजट का होता क्या है। लेकिन पहले कुंभ पे आते हैं कि कुंभ का महत्व क्या है, और हमारे जीवन में कुंभ है क्या आसपास। अगर हम कुंभ नहीं भी जाते हैं तो कुंभ के कुछ प्रतीक, उसके चिन्ह हमारे आसपास हैं क्या, उस पर चर्चा करते हैं। क्योंकि बॉलीवुड ने तो वही सिखाया। बॉलीवुड कुंभ का मतलब 2 बच्चे खो गए थे, भाई खो गए थे, वही कुंभ की स्मृति है। महाभारत घर में मत रखो। तो उस स्मृति से अलग का कुंभ क्या है। कुंभ का मतलब है बर्तन, कलश, घड़ा। अब वो कलश घड़ा इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया। घड़े तो मिलते नहीं है वहाँ पे, कोई घड़ों का मार्केट तो है नहीं कि कुंभ मिला। तो वो कलश कौन सा कलश है, हमारे दशावतार की परंपरा है गुरबित भाई। दशावतार क्या हुए हमारे, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, वामन अवतार, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, और कल संबल वाले कल की है ना जी। तो संबल पे तो आपने बहुत कुछ करा, संबल वाले कल की जो आने वाले हैं ना। तो ये कथा है दूसरे अवतार की, कूर्म अवतार की। तो हुआ क्या, ये कहानी शुरू होती है एक हाथी महाराज से। मैं कल किसी से कह रहा था, कह रहा अच्छा ये भाजपा का नहीं है, बसपा के हाथी का कुंभ है। मैंने कहा नहीं, लेकिन हाथी है इसमें। हाथी कौन है, ऐरावत जी कौन है, जो इंद्र के वाहन है। इंद्र के वाहन है, मतलब वो हाथी हो गए, हाथी है ना, मतलब श्रेष्ठ हाथी। राइट। उसकी उनसे एक छोटी सी गलती तो नहीं कहेंगे, उनका बिहेवियर था। ऋषि दुर्वासा के साथ एक पूजा चल रही थी, उसके पूजा के बाद इंद्रदेव को उन्होंने माला पहनाई। वो माला उन्होंने थोड़ी देर बाद अपने हाथ, वो प्रेम में मतलब ऐसे पहना के उसके सिर पर रख दी। उसकी महक बहुत ज़्यादा थी। अब पशु का एक अपना चरित्र होता है, उसने उठाया, तो बहुत खुशबू, नीचे फेंक दिया। दुर्वासा ऋषि ने केवल शॉर्ट क्या देखा, मैंने माला पहनाई, माला वहाँ फिकी हुई है। तो उनको क्रोध बहुत आता है। उन्होंने कहा इनको तो इनका पूजा का सम्मान नहीं है। अब वो जितनी देर में अपनी बात एक्सप्लेन करते हैं, उन्होंने कहा, उन्होंने दे दिया श्राप। और श्राप केवल इंद्र जी को नहीं, पूरे देवलोक को दे दिया कि तुम्हारी दरिद्रता, तुम्हारी शक्ति सब बिल्कुल ठुस। ऐरावत ही चले गए उस समय, बिल्कुल पाताल लोक में, लक्ष्मी जी पाताल लोक में, चंद्रमा पाताल लोक में। और होता क्या है, जब आपका थोड़ा सा डाउन टाइम होता है तो दुश्मन तो बैठा है ताक में। दूसरा पॉडकास्टर देखा है, इनका कब डाउन हो मैं तो स्ट्राइक भेजूं, है ना। तो असुर आ गए, असुर बैठे हैं हमारे पॉलिटिकल असुर जैसे होते हैं, वो भी ताक में रहते हैं। अभी कुंभ में भी ताक में बैठे होंगे, हल्की सी कुछ हो जाए, एक छोटा गलत वीडियो आ जाए, बैठे बिल्कुल यूं स्कैन करके 4 लौंडे भी छोड़े होंगे वहाँ पे कि भाई देखते रहो, कुछ तो गड़बड़ हो जाए, इधर से स्क्रू ढीला हो तो असुर बैठे। कल हुआ है ना वो मॉरिशस का जो पीएम है, वो कुछ उसने डिप नहीं किया तो बना दिया उसका मुद्दा। देखो गंगा साफ नहीं है, मॉरिशस के पीएम ने, प्रेसिडेंट ने डिप नहीं किया। बिल्कुल। तो ठीक है, अब ये असुर ताक में थे, तो असुर ने और अटैक कर दिया इनको देख के, वीक देख के। तो जो बचा कुचा था वो भी जीर्ण शीर्ण हो गया। अभी भागे गए देवता सारे हमारे, किसके पास जाते हैं, विष्णु जी के पास। जब भी कोई ट्रबल, या तो पृथ्वी लोक की ट्रबल है या देवलोक की ट्रबल है, विष्णु जी का या तो बड़ी वाला हो गया, अब तो डबल डोज चाहिए वापस वो सब लाने के लिए। आपकी शक्ति जो असुरों ने आपकी ले ली है और जो दुर्वासा ऋषि के श्राप से गई है, इसके लिए तो डबल डोज चाहिए। तो इसके लिए तो क्षीर सागर का मंथन करना पड़ेगा। तो क्षीर सागर का मंथन ये कैसे, अब समुद्र मंथन शब्द ये हमारे जीवन में ना गर्भित ऐसे बैठा हुआ है। जो मैं जितने आधे लिटरेचर फेस्टिवल में जाता हूँ उनका नाम मंथन होता है। वो मंथन शब्द वहीं से आता है, मतलब विचारों का मंथन, ज्ञान का मंथन। मैं आपको कई प्रतीक बताऊंगा हमारे जीवन में है जो कुंभ से आते हैं, जो समुद्र मंथन की कहानी से आते हैं। तो ठीक है, उनका भाई तो बहुत बड़ा खेल है, ये तो कोई ऐसा दही मतने जैसा है नहीं। बल्कि आपको देखो गांव देहात में जो बड़े छीकों में दही मतते हैं, तो उसमें मथनी को चलाने के लिए भी एक डोरी होती है। मतलब हाथ से भी नहीं मथी जाती वो। तो एक मथनी, एक डोरी और बेस, 3 चीज़ें तो चाहिए।
तो भाई सजेशन आया क्या करें पूरा बैठा, मंडली बैठी, मैंने कहा चलो जो मथनी है वो तो मंदार पर्वत, कैन यू इमेजिन, मतलब पर्वत इज द मथनी है ना, उस लेवल का काम चल रहा है वहाँ पे। अच्छा ठीक है, अब वो डोरी कहाँ से आएगी, अच्छा डोरी हाँ मतलब शिव जी के वासुकी नाग थे, चलो डोरी ठीक है, ये दोनों क्या तो बेस कौन बनेगा, है ना, मेन तो बेस है। तो विष्णु का चलो तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, तुम लोगों के बस का नहीं। तो उन्होंने फिर अवतार लिया एक कछुआ जिसको कुर्मा अवतार बोलते हैं, तो बड़ा टर्टल टॉर्टाइज जिसको बोलते हैं, वो बेस बना। तो ये 3 चीज़ों पे अब आए करेंगे कैसे, ताकत भी तो बहुत सारी चाहिए, हम सारे मिलके भी नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने बड़ी प्यारी युक्ति बताई, और हम पॉलिटिक्स में भी यूज़ करते हैं, असुरों को भी ले लो, कैसे बुलाएं, कह रहे अरे अमृत तुम्हें भी दे देंगे थोड़ा, बाद में दिया नहीं वो अलग बात है। तो उनको भी कॉप्ट कर लो साथ में, तो उनको कॉप्ट कर लिया, तो इधर असुर इधर वो, और हईशा बोल के शुरू हुआ। जेपीसी बना दी मतलब वक्त की जेपीसी है ना, ये बहुत सही था। तो जेपीसी बन गई और उसमें शुरू हुआ ढम 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 ढम। अब सोचा, अब उसमें बोला हाँ थोड़ा सा ये देता, इसमें से कुछ और भी निकल सकता है, अमृत तो निकलेगा वो तो गारंटी है, उसके बाकी की मेरी गारंटी नहीं है कि क्या क्या निकलेगा ना। अब मथेगा तो कुछ भी निकलेगा, समुद्र है समुद्र। तो सबसे पहले उसमें थोड़ा सा और निकला डेंजरस, हलाहल निकला, इतना कठोर विष की, मतलब पॉइजन्स ऑफ द पॉइजन जिसे कहेंगे ना, मतलब अब फिर असुर भी पीछे हो गए, देवता भी पीछे हो गए। तो यार ये तो काम अच्छे के लिए करा था, ये तो धरती आकाश पाताल ये तो सबका कुंडा कर देगा। तो ये तो लेने के देने पड़ गए। अब आए शिव जी हमारे, शिव जी ने कहा इससे तो मैं मतलब वही धारण कर सकते हैं। उन्होंने धारण करा, लेकिन ऐसा लगा कि उनकी शायद वो धारण कर पाएंगे नहीं, तो आई हमारे यहाँ देवी शक्ति पार्वती जी आई, उन्होंने उनके कंठ में रुकवा दिया, और उनका कंठ हो गया नीला। इसलिए हम कहते हैं नीलकंठ, और आपको मिलता है 1 करोड़ रुपए नीलकंठ। तो देखिए मैं बता रहा हूँ, प्रतीक हर जगह प्रतीक हर जगह है। नीलकंठ शायद बहुत सारे हम बोलते हैं विष पी लिया, नॉर्मल मैंने उस घटना का विष पी लिया, वो सारी जो घटना है वो समुद्र मंथन से निकल के आती है, विष पी लिया। लेकिन अब सेटल हो गई यार, अब ये सब गड़बड़ नहीं होगी, अब जो सबसे नेगेटिव रत्न था वो सेटल हो गया, अब अच्छे आने शुरू हुए। मैं नोट्स भी साथ में लेके आया, कोई मैं वो मिस ना कर दूँ, क्या कहते हैं रत्न, इतने सारे प्यारे प्यारे रत्न। उसके बाद लक्ष्मी जी अवतरित हुई, जो चली गई थी उस समय, विष्णु जी की संगिनी थी, उनके साथ आ गए, लेकिन उनके आते ही वैभव वापस आ गया। सबसे पहला तो रिसोर्स चाहिए, वैभव आ गया। फिर अप्सरा आई, रंभा आई, मेनका आई, पुनश्तथा आई, और वो अपने गंधर्वों के साथ स्थापित हुई। फिर आई वरुणी, ये इंटरेस्टिंग है। वरुणी कौन है, वो सुरा की देवी है, वो मदिरा की देवी है, मदिरा की देवी। अच्छा। और सीधे उनको असुरों ने लपक लिया, और देवता ने जाने भी दिया, तो तुम्हारी आइटम है, तुम ही रखो ये। और इसलिए आज भी हमारे यहाँ देखिए ना, हिंदू धर्म में ना प्रिस्क्रिप्शन नहीं है कहीं पे भी, ये नहीं कि वेज खाओ नॉन वेज खाओ, ये क्या सुरा खाओ नहीं खाओ, भाई खाओ, ये आसुरी टेंडेंसी है, चाहिए अगर आसुरी टेंडेंसी चाहिए तो पी लो, बिल्कुल। तो ये चीज़ ही बता दिया पुराणों में कि आसुरी टेंडेंसी है, और असुरों ने लपका था इनको, आपको पीना है तो बिल्कुल पीजिए, आसुर बनिए। देखिए गीता के 18 अध्याय में जब खाने के बारे में भी कहा है, तो क्या कहा है, सतोगुण का खाना है, रजोगुण का खाना है, तमोगुण का खाना है। राइट, खाए भी लो, तमोगुण चाहिए तो ये खा लो, ये नहीं कहा यही खाना है, ये नहीं खाना है, ठीक है। आप ये तीनों के गुण हैं, जो आपको गुण चाहिए, आपको रजोगुण चाहिए ये खाओ, राइट, और नहीं तो ये खाओ। तो ये भी आपको यहाँ से पता लगता है। फिर आया है पशु निकले, दिव्य पशु निकले। सबसे पहला पशु निकला कामधेनु का है। अब कामधेनु आपके घी की ब्रांड है इस समय, आपकी बहुत सारी स्वीट शॉप की ब्रांड है साउथ में। हमारी तो उत्तर प्रदेश में एक स्कीम है जो गांव की, उसका नाम कामधेनु विकास योजना है। तो मैं बता रहा हूँ ये चीज़ हमारे रूपक हमारे सामने है, चिन्ह हमारे सामने है, बट हमें पता नहीं कि कुंभ से आते हैं। फिर वो ऐरावत जी, वो जो हाथी था वो पैसा निकल के आए, वो सारा जो यहाँ से खेल शुरू हुआ था, उन्होंने माला फेंकी थी, उन्होंने कहा माला नहीं फेंकूंगा कोई भाई, ये तो ऋषि थे, तेज थे, ठीक है। ऐरावत वापस आ गए। फिर एक 7 घोड़ों का रथ आया, इंद्र जी ने उसे अपने पास रखा। फिर चंद्रमा गर्त में चले गए थे, चंद्रमा आए, उन्हें विष्णु जी ने धारण किया, और सॉरी उन्हें शंकर जी ने धारण किया। तो शंकर जी का जो हम रूप देखते हैं, जिसमें जटाएं हैं, जिसमें गंगा है, जिसमें डमरू है, त्रिशूल है, उसमें चंद्रमा बड़ा व्यापक है। और हम लोग देखते भी, हमने सोचा नहीं कि भाई चंद्रमा क्यों है, तो चंद्रमा आया, ठीक है। फिर आया एक फूल बड़ा इंपॉर्टेंट, पारिजात, जिसको हम रात की रानी बोलते हैं आम भाषा में, बड़ा खुशबू वाला, और उसको इंद्र जी ले गए, अपने आप प्लांट कर दिया उन्होंने। फिर बाद में कहते हैं कालांतर में एक लड़ाई भी हुई, किसमें, कृष्ण जी और इंद्र जी में, इस फूल को लेकर, और वो कृष्ण जी जीत गए और उसे धरती पे ले आए। तो धरती पे जो आप पारिजात देखते हैं आज, जिसकी पूजा में बहुत पुष्प का इस्तेमाल होता है, वो कृष्ण जी का लाया हुआ है। और बल्कि यहाँ तक रूपक है कि उसको तोड़ना नहीं चाहिए, प्लक नहीं करना चाहिए, जो जमीन से गिरा है, बल्कि वो अलाउड होता है। जैसे कहते हैं जमीन से उठे फूलों से पूजा नहीं होती है, लेकिन पारिजात के फूलों में ये रूल नहीं होता। वो कहते हैं उसको तो बल्कि प्लक करना नहीं चाहिए। तो आप जब भी आप पारिजात के फूल से पूजा करें तो आपको समुद्र मंथन का फिर याद आएगा, ठीक है। अभी हटे हैं हमारे घर से वो पूरी बेल थी, क्या खुशबू आती है। बल्कि हमारे यहाँ पता क्यों हटाते थे, हमारे यहाँ मैं ऋषिकेश एरिया में काफी समय रहा, तो वहाँ सांप होते थे, और जहाँ पे पारिजात होता था वहाँ सांप आ जाते थे, इतनी खुशबू होती थी। शायद सांप को खुशबू अच्छी लगती होगी उसकी, चंदन के साथ भी पारिजात और सांप का इसलिए हटा देते थे कि यार घर में सांप आ जाएगा, तो दूर कहीं कर देते थे, ठीक है।
या आप क्या पता कोई वामपंथी साजिश भी हो, बहुत सारी ऐसी भी होती हैं, महाभारत घर में मत रखो, पारिजात दूर रख दो, क्या पता सांप को पता भी ना हो, सही का कुछ एक स्टोरी पेल देते हैं, ये लोग नहीं रखेंगे, अच्छा पुष्प इनके घर से चला जाएगा। ठीक है, फिर निकला एक धनुष का नाम था शारंगा, जो विश्वकर्मा ने बनाया था, और यही धनुष विष्णु जी ने अपने कई रूपों में यूज करा, परशुराम रूप में, राम रूप में, कृष्ण रूप में शारंगा वो भगवान परशुराम ने दिया है, भगवान राम को ही। हाँ, लेकिन वो है विष्णु जी का समुद्र मंथन से निकला हुआ। मतलब मैं कह रहा हूँ हमें प्रतीक पता है, लेकिन उसका उत्पत्ति सारी कुंभ से हुई है। इतनी सारी कहानी है कुंभ, पता नहीं अखिलेश यादव जी सुन रहे हो तो समझे ना, क्योंकि पैसा लग रहा है वो तो आता हूँ मैं, उस पैसा लगने से क्या होता है ना। ठीक है, अब निकला पंचजन्य शंख। वो शंख क्या है? वो शंख विष्णु जी ने लिया, विष्णु जी ने फिर अपने कई रूपों में इस्तेमाल करा। उसका सबसे बड़ा इस्तेमाल है महाभारत में। जो उद्घोष हुआ युद्ध का वो पंचजन्य से हुआ, जो खत्म हुआ युद्ध की धर्म की स्थापना हो चुकी है वो पंचजन्य से। और फिर उसको आज आरएसएस की मैगजीन का नाम भी वो शंख है, चिन्ह उनका। और हम रोज ही कुछ डिबेट करते हैं, पंजन में ये लेख छपा, पंजन में वो लेख छपा। तो पंजन आपके जीवन में कहीं ना कहीं तरह से है। फिर क्या निकला? फिर कौस्तुभमणि निकली। और भाई अब आपको लगेगा कि ठीक है ये तो ठीक है, वो अमृत खा रह गया, मतलब मेन तो काम तो उसका था। अब निकले धन्वंतरी। धन्वंतरी जो आयुर्वेदाचार्य थे, जिन्होंने ब्रह्मा के आयुर्वेद के ज्ञान को 8 वॉल्यूम्स में डिवाइड करके लगा। धन्य योगी मोदी जी का कि उन्होंने एक तो आयुष की मिनिस्ट्री बना दी। धन्वंतरी अब हमारे चिन्ह में आ चुका है, जो हमारा आयुष का बोर्ड का लोगो है उसमें धन्वंतरी आ गया। देखिए प्रतीकों का बड़ा महत्व है। नहीं तो कहता कोई भी नॉलेज को कोऑप्ट कर लेता है, वो कहता है तो मेरी नॉलेज थी। वो आपको धन्वंतरी के साथ अटैच करना कि कहाँ से सोर्स से निकला, जो पौराणिक सोर्स से लेकर जो हिस्टोरिकल सोर्स है, सारे एक तरह से चिन्हों में आ जाए तो उसको हटाना किसी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब वो धन्वंतरी वो कुंभ कलश लेके आए, जो उसके लिए कहानी शुरू हुई थी वो ऐरावत हाथी से। और इतना आसान नहीं था, आपको लगा ठीक है आ गया, पी लिया होगा, है ना। लेकिन इस समय हालत क्या है? असुर ताकतवर है, ये जीर्ण शीर्ण है। और आपने उनको कोऑप्ट भी करा है, आपने कहा कि तुम अमृत पी लेना, तो वो छोड़ेंगे तो है नहीं। तो उन्होंने ही लपक लिया। तो उन्होंने कहा ये तो सारा गेम ही खराब हो गया। देवताओं ने कहा सारा इतने देर से खेल कर रहे हैं, वो तो ले गए। तो फिर विष्णु जी ने अपना मोहिनी रूप धारण करा, आकर्षक महिला की तरह। उसमें असुर थोड़े लट्टू हुए, उन्होंने उसमें वो ले लिया। अब फिर भी हाथ में नहीं आया। फिर राहु केतु उस रूप में आ गए, देवता रूप में आ गए। वो जब आइडेंटिफाई करते ही कि ये तो यार गड़बड़ है, जब तक चक्र चलाते तब तक वो एक गल्प ले चुके थे। तो राहु केतु आ गए, जो आपकी सबकी कुंडलियों में विद्यमान है। मतलब आपके सारे कुंभ के प्रतीक आप उसकी रोज बात करते हैं आपकी लाइफ में। राहु ही है ये। राहु ही है ये। हाँ नहीं मतलब वो 4 नंबर से वो होता है, तो 4 नंबर राहु का है। मैं भी 4 नंबर से होता हूँ, तो मैं भी राहु। तो हो गया। अब जाके पान हुआ। लेकिन ये जो कौतूहल हुआ ना इस कलश, इस कुंभ के पीछे, इसमें ये छलक गया। इसके ये 4 जगह पे छलका। उत्तर में सब, अगर हम उत्तर से शुरू करें, हरिद्वार में जो आज के उत्तराखंड में है, प्रयाग में जिसमें महाकुंभ हो रहा है जो आज के उत्तर प्रदेश में है, उज्जैन जो आज के मध्य प्रदेश में है, और नासिक या त्र्यंबक भी कहते हैं उसको। जो आज क्या बताया था? 4 बूंदे छलका। नहीं, 4 जगह छलका, 4 जगह छलका। और 4 जगह भी नदियों में छलका। अनुज भाई है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी मंदिर वहाँ पे हैं, जैसे उज्जैन में शिव जी हैं, बल्कि बाकी 3 जगहों में कोई ना कोई बड़ा मंदिर है ना। या फिर खासकर उज्जैन और नासिक में तो ज्योतिर्लिंग है दोनों जगह। लेकिन जो कुंभ की परिकल्पना, ज्योतिर्लिंग भी जाते हैं, लेकिन वहाँ पे स्नान की परंपरा है। तो स्नान की परंपरा क्यों है? ये जो अमृत गिरा ये वहाँ की नदियों में गिरा, वहाँ की। तो प्रयाग में ये गंगा जमुना सरस्वती के संगम पे गिरा, हरिद्वार में गंगा में गिरा, उज्जैन में शिप्रा नदी में गिरा, और नासिक में गोदावरी में गिरा। तो ये है पूरी कहानी, और इसलिए इंपॉर्टेंस है। और ये भी पर्टिकुलर तिथियों में होता है कि कैसे वो 6 साल बाद अर्धकुंभ, जिसको आप कुंभ कहते हैं, कैसे अब 12 साल जिसको हम महाकुंभ कहते हैं, उस समय जो बृहस्पति की वो मेष लग्न में लगा है, और सूर्य और मून भी उस समय एक मकर राशि में लगा, तब होता है प्रयाग कुंभ। जब बृहस्पति लियो में लगता है, सिंह में लगता है, तब होता है सिंहस्थ कुंभ बोलते हैं। बल्कि आपने सुना होगा, हम उज्जैन और जो नासिक कुंभ है उसको कुंभ के साथ सिंहस्थ कुंभ कहते हैं, और राशि की दशा बताने के लिए। तो इतनी स्पेसिफिक पोजीशन में ये बात सोचो, बड़े आश्चर्य होता है। आज तो चलो जोगी बाबा हैं, पूरा टीम टाम, पूरा मीडिया, सबको पता है। आज से हजारों साल पहले जब से कुंभ आ रहा है, ऋग्वेद में मेंशन है प्रयाग के स्नान का, तब कैसे पता लगता है? उसी स्पेसिफिक डेट में कैसे हरिद्वार, कैसे उज्जैन, कैसे पहुंच जाते होंगे? साधु ही नहीं, इतने लाखों साधु गृहस्थ भी पहुंच जा रहे हैं। मतलब एस्ट्रोनॉमी हमारे चुटकी का खेल थी, पता ही था हमें। मतलब हमें कोई बड़ी उसके लिए बड़ी कैलकुलेशन ऐसी पता ही था हमें कि इतने एडवांस थे हम लोग। और वहां से आज की वेस्टर्न कैलेंडर फॉलो करना पड़ रहा है, न्यू ईयर बना रहे हैं हम लोग। मैंने अभी कल ही इसीलिए कल ही कैलेंडर मंगाया। कौन सा? विक्रम संवत। मैंने कहा भाड़ में जाए, विक्रम संवत से ऑपरेट करेंगे, उसमें डेट्स तो पता चली जाएंगी, और हमें अपने त्योहार मनाने या कुछ भी मनाना है वो विक्रम संवत के हिसाब से तो कर रहे हैं ना। बताऊं, मेरी पत्नी साउथ इंडियन है, वो तेलंगाना से है, तेलुगु है।
हमारे घर में किचन में एक पुल्ला रेड्डी स्वीट्स, एक बड़ी फेमस स्वीट्स है, उसका एक कैलेंडर टंगा होता है ना, और उसमें खूब सारा लिखा होता है, उर्दू तेलुगु में भी और इंग्लिश में, हिंदी में सारे। तो कुछ भी काम होता है ना, थोड़ा भी बड़ा इंपॉर्टेंस का काम होता है, वो सीधे वहाँ किचन में भागती है, अच्छा ये देती वो देती, हाँ अब कर सकते हैं। तो एक अभी न्यू ईयर पर डिबेट हुई, मैंने किसी को कहा भाई इंग्लिश न्यू ईयर की, यार तुम ये, उसने कहा तुम ये रोना मत रो इंग्लिश। मैंने कहा हम तो इंग्लिश कैलेंडर यूज करा, हम लोग इंग्लिश कैलेंडर तो यूज करते हैं। मैंने कहा नहीं करते, हमें लगता है कैसा नहीं करते हैं। कह रहे कैसे? मैंने तुम्हारी शादी हो गई, हाँ। मैं कब हुई थी? अब हुई थी। कैसे, किसने तिथि डिसाइड करी थी? उसने कहा पंडित ने। कैसे करी थी? विक्रम संवत के कैलेंडर से। आप घर खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, कोई भी बड़ी चीज करते हैं, हमारे जो जहाँ पे हमारा कंट्रोल नहीं है, ऑफिस कैलेंडर न्यू ईयर, क्योंकि अभी हमारी हेजेमनी, वेस्टर्न हेजेमनी हम नहीं तोड़ पाए, और वो कैलेंडर अनसाइंटिफिक है हमारा कैलेंडर। उसमें वो 29 डेज 28 डेज, यहाँ वो न्यू ईयर हो रहा है ठंड में, मरे टाइम में, मतलब कुछ तो न्यू है नहीं वहाँ पे, ठंड में वो करके दारू पी के न्यू ईयर हो रहा है। तो लेकिन अब उनकी हेजेमनी है इस समय जब तक है, लेकिन हमारा जीवन, हिंदू जीवन जो बिल्कुल वामपंथी है, उसका शादी भी कैलेंडर देख के हो रही है, भारतीय कैलेंडर। तो उस सारी तिथियों में उस नदी में स्नान करने का जो महत्व है वो कुंभ है जी। इसलिए अखिलेश जी पैसा खर्च हो। आप एक चीज़ देखिए, एक कितना दुखद विषय है कि एस्ट्रोनॉमी इतने सालों से, हजारों सालों से आप बात कर सकते हैं, ऋग्वेद में मेंशन है भाई, राइट, ऋग्वेद में मेंशन आप बता रहे हैं, रामायण में मेंशन है, रामचरितमानस में मेंशन है यार, राम जी के नक्षत्र और सारे बता रखे हैं। हमें राम जी की डेट पता है। लोग तो आज के एस्ट्रोलॉजर उनकी जन्म कुंडली बना के बैठे हैं, उसके हिसाब से उनकी जन्म। ब्रिटिशर्स जो है वो क्लेम कर रहे हैं कि हमने ये कॉलोनियल टाइम में जो है एस्ट्रोनॉमी की खोज की है। वो अलग बात है कि ब्रिटिशर ने हमारे कुंभ को भी बहुत खराब करा। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने पिलग्रिमेज टैक्स लगा दिया उसके ऊपर। अच्छा। उनको तो वो तो क्या थे, कलेक्टर, हमारा डीसी जो नाम होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, कलेक्ट करो। उसने कहा इतने लोग आ रहे हैं, सबसे 1-1 रुपए भी लिया, तो मेरे तो मजे आ गए। तो वहाँ पे प्रयागवाल्स होते हैं, मतलब जो प्रयाग के साधु होते हैं उनका प्रयागवाल्स कहा जाता है। उन्होंने खूब खतरनाक विरोध करा, तो 1-2 कुंभ तो खराब हो गए इस चक्कर में। खराब मतलब बहुत कम लोग आए, तो उन्होंने वहाँ की शॉप्स पे भी टैक्स लगा दिया और पिलग्रिम टैक्स भी लगा दिया। मतलब उस समय भी असुर थे, आज के असुर भी हैं, उस समय के असुर थे। फिर ऐसे उदाहरण आते हैं जहाँ पे बड़े बड़े मिशनरी आके वहाँ बाइबल बांट रहे हैं। उन्होंने सोचा चलो इतने सारी भीड़ है, इनको क्रिश्चियन ही बनाओ। फिर वहाँ खूब सारा विरोध हुआ, मारपीट हुई, चर्च तोड़े गए। उन लोग जब सत्ता में आए तो उन्होंने पुजारियों को जेलों में डाला, तो वो सब भी हुआ साथ में। तो ब्रिटिश तो बिल्कुल लालायित थे इसको देख के। और बाकी अकबर को तो इतनी सुंदर लगी जगह कि उसको अल्लाहाबाद कर दिया उस जगह को। वो तो अल्लाह का स्थान कर दिया। वहाँ पे औरंगजेब का फोर्ट बना दिया, अकबर ने फोर्ट बना दिया अपना। अकबर ने फोर्ट बना दिया। इलाहाबाद नाम था पहले, इलाहाबाद, और फिर बाद में वो अपभ्रंश इलाहाबाद हो गया। अच्छा, इसमें ना मतलब जो टेक्निकल हम उसकी बात करें, पैसे की अगर हम बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पे करते हैं। क्योंकि 7200 करोड़ रुपया इस बार लगाया है योगी जी ने। इससे पहले वाला जो कुंभ हुआ था उसमें 2000 करोड़ के आसपास। मैं बताता हूँ 3500 था। मैं बताता हूँ कैसे 2000 है, कैसे 3500 है। हाँ बता। हाँ, तो उस टाइम पे भी बड़ा, अरे इतना पैसा लगा दिया कुंभ में, और मतलब वो भी हिंदू फेस्टिवल में। हाँ, मतलब मेरे अपने ग्रुप्स में मेरे अपने दोस्त, ये देखो ये क्या है, 2000 करोड़ रुपया। उसके बाद दिखाएंगे वो गरीब बच्चा वहाँ पे खाना नहीं खा रहा है। हाँ। हमारे तो यही कंपैरिजन है ना। हाँ। मतलब गरीबी मिटाते रहो, मतलब चंद्रमा पे सैटेलाइट भी मत भेजो, गरीबी मिटाओ। मैं गरीबी की मजाक नहीं बना रहा हूँ, लेकिन ये जो नैरेटिव है इसकी मजाक बना रहा हूँ। भाई क्या होता है ना, कोई भी सरकार होती है, उसके अलग अलग डिपार्टमेंट 5 काम पैरेलल करती है, राइट, सबका बजट होता है। अब ये कह रहे हैं कि पहले एक ही काम कर लो, बाकी सारे काम फिर तो ऐसा करो, फिर खाना ही खाते रहो पूरे दिन, और क्या, बाकी कुछ करो, एक ही काम करना। राइट, पहले सबको खाना दे दो, फिर एजुकेशन भी छुड़वा दो, फिर बिल्कुल सब छुड़वा दो, खाना। कितनी सेंसलेस बात है। तो ये जो पैसे वाली जो चीज आई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 7200 करोड़ रुपया क्यों लगा दिया, क्या फायदा है इसका? तो इससे जो जीडीपी जनरेट हो रही है, जो ग्रोथ हम, जो इकोनॉमी हम बना रहे हैं, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा देखिए। बल्कि अभी मुझे एक नया फैक्ट अभी पता लगा। मैं जो हमारे अर्बन डेवलपमेंट सेक्रेटरी हैं अमृत जी, उनसे कुछ फ़ोन पे बात करता आ रहा था अभी, तो उन्होंने मुझे और अच्छी बात बताई, मुझे भी पता नहीं थी, पिछले पॉडकास्ट में कर रहा था, तो आपके पास और एक नया फैक्ट आ गया। देखिए, बजट मान लिया 5 से 7000 करोड़ का बजट पिछली बार भी लगा, इस बार भी लगा। अब वो बजट लगता है किसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें कितना बजट स्थायी चीज़ों में लगता है, कितना अनस्थायी चीज़ों में लगता है। जैसे इस समय 1.5 लाख टॉयलेट बने, और अनस्थायी हैं, वो लगे हैं, वो हट जाएंगे, वो पोटा केबिन वाले हैं, है ना। वो तो वहाँ की एक इवेंट है, उस इवेंट के मैनेजमेंट के लिए वहाँ पे सफाई कर्मी आए, उनकी सैलरी चलेगी, वो तो चली गई, है ना। लेकिन उन्होंने जो बात बताई, मैं तो दंग रह गया, उसमें 70 से 75 परमानेंट इंस्टॉलेशन हैं। ये बात समझ पाई आपने? परमानेंट मतलब वहाँ के ब्रिज, वहाँ की मूर्तियाँ, वहाँ का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, वहाँ की सड़कें, वहाँ का ट्रैफिक, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रयाग भैया 19 और 25 के बाद वो टॉप लीग में आ गया है। वो यूपी के, वो केवल दो कुंभों के बाद वो टॉप लीग ऑफ सिटीज में आ गया है यूपी की।
नहीं, क्योंकि वहाँ पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। Because क्या है ना जो कि- यूपी अभी तक नोएडा हुआ करता था केवल, बिल्कुल वो अब प्रयाग हो वो चुका है। प्रयाग भी हो गया, प्रयाग भी हो चुका है, installation वाराणसी भी हो चुका है, इवन अयोध्या भी उसी तो ये लीग जो में हम आ पैसा रहा है। देखते हैं ये परमानेंट इंस्टॉलेशंस का है। देखिए हो क्या रहा है वहाँ पे जैसे 10,000 कैंप लगे, पिछली बार 5,000 कैंप लगे थे। कैंप मतलब एक जैसे जूना अखाड़े का पूरा एक जो कैंप लगा है उसको एक कैंप गिनते हैं। पीएचपी का एक कैंप, परमार्थ निकेतन का एक कैंप, ऐसे 5,000 कैंप लगे थे पिछली बार। हर कैंप कई एकड़ में लगते हैं। उसमें रहने की व्यवस्था होती है, खाने की व्यवस्था होती है, पंडाल कार्यक्रम के होते हैं। ऐसे इस बार 10,000 कैंप लग रहे हैं। ये सरकार नहीं लगाती है, ये सब अपने अपने पैसों से लगाते हैं। सरकार उनको बस जमीन एलोकेट कर देती है, उसका शुल्क नहीं लेती है कि भाई ये आपका है। और वो पौराणिक रूप से चला आ रहा है, मतलब जूना अखाड़े को आज से 100 साल पहले जो जमीन मिलती थी वो मार्केट है। अगर वहां पर थोड़ी और खाली है, वो कहता है भाई हमें 1.5 गुना कर दो, अब हमारे संत ज्यादा आएंगे, हमारे यहाँ गेस्ट ज्यादा आते हैं तो हम एक बड़ा कर दो। उतना बस सरकार करती है। अब सरकार क्या करती है, सरकार अब आप पहुंचेंगे तो उसके लिए फैसिलिटी, उसके लिए उन्होंने एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 और कर दिए, उसका बजट ही इसमें काउंटेड है। एयरपोर्ट का टर्मिनल बड़ा करने से तो फायदा ही होगा, प्रयाग में और होगा, प्रयाग में यूनिवर्सिटी है, प्रयाग में और बहुत कुछ है, प्रयाग में म्यूजियम्स हैं, तो वो बढ़ गया। ठीक है, अब सड़कें बनी, ब्रिज बने कि वो कुंभ से कैसे आए, नई नई ट्रेनें आने लगी, वंदे भारत की फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी, नई रोड्स बनी। ठीक है, अब इससे तो कोई कुंभ में पैसा नहीं लगा। अब क्या करा, इतने सारे लोग आते हैं। ये बात बड़े मजे की है, जो प्रयाग डिस्ट्रिक्ट की पूरी पॉपुलेशन है वो 20-25 लाख रुपए, 20-25 लाख, और इसमें 40 करोड़ लोग आके चले जाएंगे। सोचिए उस शहर में जो 30 लाख लोगों के लिए बना है, उसमें और ऑन ए गिवन डे 1 करोड़ लोग होंगे। ऑन ए गिवन डे, मौनी अमावस्या के दिन तो पिछली बार 3.5-4 करोड़ लोग थे, इस बार भी 4-5 करोड़ होंगे। मतलब अमेरिका की पॉपुलेशन है 35 करोड़, और उतने से ज्यादा लोग आके चले जाएंगे। पाकिस्तान की पॉपुलेशन से डबल लोग आ जाएंगे। तो यानी कितनी अच्छी बात, मैं आपको यही नाम लेना था, मतलब छोड़ अब थोड़ी देर हम तो वापस लेना है ना हमें, हमारा ही तो है। ये लड़का जो सामने आप बैठे हुआ देख रहे हैं ना, ये ज्यादातर पॉडकास्ट जो होते हैं उनमें ऐसे फोन लेके देखता रहता है। आज ये इतना इंटरेस्ट के साथ सुन रहा है, तो आप बधाई के पात्र हैं। ठीक है, मैं बात ही भूल गया, क्या कह रहे थे हम बात कर रहे थे कि हाँ पॉपुलेशन की। तो इतने सारे लोग आते हैं तो व्यवस्था चाहिए उसकी। तो जो कुंभ सिटी होती है, उसको कुंभ मेला सिटी कहते हैं, उसका अलग डीएमएसपी होता है। वो शहर, ये शहर अलग, प्रयाग शहर अलग, और कुंभ मेला सिटी अलग। तो उतनी सारी व्यवस्था होती है, उसके लिए धन खर्च होता है, और उसमें से 70-80% इंस्टॉलेशन परमानेंट है। ये जो मुझे आज अर्बन डेवलपमेंट सेक्रेटरी बताया, मैं तो मतलब फिर तो मैंने कहा फिर तो कोई आर्गूमेंट ही नहीं बचा। फिर तो केवल 20% जो भी आप बजट कह रहे हैं उसका 20% कुंभ का बजट, बाकी तो शहर का बजट है। और वो कुंभ मेला के बजट में नहीं, कुछ अर्बन से आ रहा है, कुछ इरिगेशन से आ रहा है। तो वो जो भी फैसिलिटी बढ़ाने ही वाले थे उत्तर प्रदेश में, शायद 3 साल बाद आती प्रयाग में, 2 साल बाद टर्न आता प्रयाग का, वो आज ही आ गई, क्योंकि कार्यक्रम हो रहा है आपका। और ये इकोनॉमी करती क्या है, पिछली बार 25 करोड़ लोग आए। बल्कि कल ही किसी इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ जी बहुत सिंपल तरह से बता रहे थे कि अयोध्या में मंदिर से पहले 2-2.5-3 लाख लोग आते थे, आज वो 16 करोड़ हुए। रोज आ जाते हैं इतने लोग, 2-2.5 लाख लोग रोज आ रहे हैं वहाँ पे। अभी न्यू ईयर के दिन मुझे कितना अच्छा लगा कि भाई हमने कितना अच्छा समागम कर लिया, न्यू ईयर की परंपरा भी मना रहे हैं, लेकिन मंदिर में जाके मना रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं, पहले गोवा भरा रहता था, गोवा इस बार खाली था पूरा। गोवा की तो बाट लग गई, गोवा की वाट लग गई भाई। आप यहाँ देखो, राम जी ने लगाई गोवा की वाट। भाई देखिए, आप देखो, नहीं ये भी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए भाई, हर जगह जाए लोग। गोवा भी हमारा ही है और अयोध्या भी हमारा ही है। पर मैं वैसे बता रहा हूँ कि जो रिलीजियस टूरिज्म है, जिसको अभी तक किसी भी सरकार ने महत्व दिया ही नहीं, उसे रिकॉग्नाइज नहीं करा। हाँ, टूरिज्म की तरह वो रिलीजियस टूरिज्म इतना बड़ा है कि आज हर 4 में से एक भारतीय कह रहा है कि भाई मैं रिलीजियस टूरिज्म पे जाना चाहता हूँ। ये कैलकुलेशन सुनिए जो योगी जी ने बताया, बड़ी सिंपल कैलकुलेशन, हम भी कर सकते थे। तो उन्होंने कहा भाई 2-2.5 लाख लोग आते थे, इस बार 16 करोड़ लोग आए। उन्होंने कहा और अधिकतर इकोनॉमिस्ट का इस बात पे है कि भाई एक लोअर मिडिल क्लास का आदमी भी आता है जी। या तो आदमी कैसे आता है, फ्लाइट से आता है, बस से आता है, ट्रेन से आता है, इन तीनों में कहीं से चलता हो तो आता नहीं है कोई भी। अब वैसे लोग तो बच्चे नहीं आते होंगे फिरले, लेकिन आता है, वहाँ आता है तो कहीं ठहरता भी है, सस्ती जगह, धर्मशाला में ठहरेगा, छोटे होटल में ठहरेगा, बड़े होटल में ठहरेगा। अगर 1 दिन 2 दिन रहा तो 3 से 4 बार 6 बार 10 बार खाना खाएगा, पोटली में भर के तो खाना लाएगा नहीं। कंगन कड़ा खरीदेगा, मूर्ति खरीदेगा, पुजारी को पैसे देगा, फूल खरीदेगा, बोट में बैठेगा, फूल खरीदेगा, ऑटो में बैठेगा, टैक्सी में बैठेगा, तो कम से कम 2,500 से 5,000 रुपये खर्च करता है। तो आप अगर 3,000 से भी पकड़ लीजिए, चाहे 5,000 से पकड़ लीजिए, कम से कम 50 से 70,000 करोड़ की इकोनॉमी अयोध्या जनरेट कर रहा है। या सोच रहे हैं 50 से 70,000 करोड़ की इकोनॉमी, यूपी जिसका बजट 7 लाख करोड़ है, उसका ऑलमोस्ट 1/6 एक तो अयोध्या दे रहा है केवल। अच्छा, आप अयोध्या का बता रहे हैं ना? केवल अयोध्या का बता रहा हूँ। कुंभ का पिछली बार का 2 लाख करोड़ का वो इकोनॉमी जनरेट करी थी उसने। 1,20,000 करोड़, 2 लाख करोड़ के आसपास नहीं 1,20,000 करोड़ को सीआईए ने अनुमान किया था, फिर वो शायद जब एंड में बजट आया वो अभी ज्यादा। मैं जो देख रहा था उसके अनुसार मैं थोड़ा जो मैंने पढ़ा वो बताता हूँ कि
12 में हुआ था कुंभ, 13 में, 2013 में 2013 में अखिलेश यादव की सरकार थी, तो उस समय जो कुंभ हुआ है उसमें केवल 12,000 करोड़ रुपए की इकोनॉमी जनरेट हुई है। 2019 में जो कुंभ हुआ है उसमें 1.2 लाख करोड़ की हो गई है। मैं फर्क बताता हूँ। और जो अभी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बताई जा रही है 3 लाख करोड़ की है। नहीं 2 लाख, मैं बता रहा हूँ ना, वो 2 लाख करोड़ की बोली जा रही है, बट कुछ एस्टिमेट्स ऐसे भी हैं जो 3 लाख करोड़ बता रहे हैं। उन्होंने इस तरह के एस्टिमेट नॉर्मली थोड़े से पीछे ही करके बताते हैं। उन्होंने एक्चुअली में क्या है कि उन्होंने ये गणना की है, जो अभी आपने बताया ना कि 2,500 से 5,000 रुपए, उन्होंने 8,000 रुपए लिया, तो वो 3 लाख करोड़ बता रहे हैं। अदरवाइज जो कंजर्वेटिव एस्टिमेट है जो वो 2 लाख करोड़ बता रहे हैं। देखिए इसमें जो आपने बताया ना अखिलेश जी के समय केवल 12,000 करोड़ की इकोनॉमी, लोग तो तब भी आते हैं। होता क्या था, एक बड़ा फर्क है श्रद्धालु और टूरिस्ट श्रद्धालु में। और मैं अपने सबको टूरिस्ट श्रद्धालु में गिनूंगा, है ना। हमें तो फ्लाइट चाहिए, हमें ट्रेन चाहिए, हमें बस चाहिए, हम अपनी गाड़ी में जाएंगे, वहाँ पे हम लग्जरी टेंट ढूंढेंगे या होटल ढूंढेंगे, दोस्त का घर ढूंढेंगे, वहाँ खाना ढूंढेंगे, अच्छा है ना। तो जो श्रद्धालु है वो तो जा रहा है, आप कांटे भी बिछा दो जो अखिलेश यादव हो जाएगा, जो अखिलेश यादव बिछाते भी थे। मतलब एकदम से अखिलेश यादव पे 2 मिनट जाता हूँ, मतलब प्रभारी आजम खान, मतलब आपके पास 40 लोग मारे गए थे, आपके पास 205, आपके पास 205 एमएलए थे, आपके पास 60 मंत्री थे, आपको केवल अखिलेश यादव मिला। तो वो साल आजम खान, तो आजम खान प्रभारी और योगी आदित्यनाथ खुद लीड कर रहे हैं फ्रेंड्स। मतलब एक नाथपंथी साधु जिसको हम आदिनाथ शिवा की परंपरा का वाहक मानते हैं, वो जब लीड करेगा, और जो 22 साल की उम्र से सन्यासी की तरह कुंभ में जा ही रहा है, वो तो अपने गुरुजी के साथ, अवैधनाथ जी के साथ जा ही रहा, वो जब लीड करेगा तो बात हम क्या कर रहे थे, हाँ क्योंकि तो पहले केवल श्रद्धालु आते थे, और श्रद्धालु जो आता है वो थोड़ा सा कम ही स्पेंड कम तबके से होता है। वो अपना पोटली में थोड़ा खाना भी भर के लाता है, वो थोड़ी बस बस में आता है, भर के आता है, ट्रक में, ट्रैक्टर में भर के आता है। बिल्कुल। ये जो टूरिस्ट आने लगे कि भाई विदेश से भी आदमी आ रहा है, एयरपोर्ट से भी आ रहा है, तो इससे क्या हुआ, जो वहाँ के दुकान लगाता था, मतलब वहाँ पे आपको वहाँ पे जैसे दुकानों का ऑक्शन होता है, बहुत सस्ता सा ऑक्शन होता है, छोटी सी, इतने मतलब 10 बाई 10 की, उसमें आता है कि आप ये बेच सकते हैं। उसके लिए मार है, क्यों? आपने पानी की दुकान लगा ली, आप लखपति बन के निकलेंगे, क्योंकि जस्ट बस, और एक दिलवा दो अब तो चली गई सारी। पानी की दुकान लगा ली आपने, कुछ खाने की लगा ली, वो पीपे मिलते हैं जिसमें वो गंगा जल भर के ले जाते हैं, वो प्लास्टिक के, वो आप हज़ारों रुपए कमा के लेके जाएंगे, क्योंकि वॉल्यूम की गेम है। तो पहले टूरिस्ट नहीं आते थे, अब टूरिस्ट आता है तो फिर वो टेंट में भी रहता है, फिर वो खाना भी अच्छा खाता है, फिर वो पुजारी भी देता है, वो बोट को भी देता है, वो सांडल शो भी देखता है, वो शहर में भी जाता है, वहाँ भी जाता है, वो वहाँ से अयोध्या काशी भी चला जाता है। ये भी बड़ी अच्छी बात है। हाँ, अयोध्या प्रयाग से है 4 घंटे दूर, हाँ। काशी है 2.5 घंटे दूर, लखनऊ है 4 घंटे दूर, है ना। तो और अगर दिल्ली की तरफ से आ रहा है तो मथुरा भी निपटा सकता है। जो भी साउथ से आ रहा है, विदेश से आ रहा है, वो अगर 10 दिन भी लेके आए तो वो मतलब जितने पाप है सारी धो सकता है। इतने सारे तीर्थ, थोड़ा आगे निकलेगा तो हरिद्वार भी चला जाएगा। अच्छा, इसमें ना एक सेकंड, ये मैं एक्चुअली इसके बारे में पूछना चाहता था, जब आपने ये सारी बातें की हैं। मैं एक्चुअली में जो नेहरू जी हैं और हमारे जो अखिलेश जी हैं, उन पर भी एक बार दोबारा से आऊँगा, बट ये मैं एक्चुअली में इस बुक के बारे में पूछना चाहता था। ये आपने लिखी है, मैं लोगों को दिखाना चाहूँगा, मास्टर क्लास विद योगी आदित्यनाथ ऑन कुंभ। स्पेसिफिकली कुंभ के ऊपर क्यों, और वो भी मास्टर क्लास। और एक बार मुझे किताब, हाँ आप दिखाइए। देखिए, हाँ आपने बिल्कुल कहा, मास्टर क्लास विद योगी आदित्यनाथ और कुंभ। एक तो मेरा मन भी होता है कि जिस समय समसामयिक समय में पुस्तक लाई जाए जी, इतनी चर्चा होगी इस समय, बहुत सारे लोग, तो हम कितना भी आह्वान करेंगे, सब लोग जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, किसी के एग्जाम होंगे नहीं जा पाएंगे, लेकिन कम से कम इतनी बड़ी चीज़ जो आपके समकालीन समय में हो रही है उसकी जानकारी तो हो जी, कि वो कुंभ में बच्चे खो जाते हैं, बॉलीवुड वाली धारणा ना बना के बैठे रहे ना कि वहाँ पे नागे साधु आते हैं, बिना कपड़े के साधु आते हैं, वो तो अवधारणा हमें बना दी ना। उसको क्लियर करने के लिए योगी आदित्यनाथ कई जगह जाके उन्होंने भाषण दिए कुंभ में, कुछ कॉलेजों में गए, उसका सार लेके मैंने कि योगी आदित्यनाथ से बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं कुंभ के ऊपर, कुंभ क्या है, सन्यासी क्या है, अखाड़े क्या हैं, कल्पवासी क्या है, क्यों होती है, जब हमने युग की कहानी कही, पुराने इतिहास जो हमने बात कही, वो योगी आदित्यनाथ के मुख से वो बता रहे हैं बच्चों को। और ये किताब अमेज़न पे आ चुकी है, इस तरह से बनाई भी कॉमिक स्टाइल में, ग्राफिक नॉवल की तरह है वो, जिससे जो नहीं भी जा पा रहे हैं वो कम से कम बच्चे जो अंग्रेजी वाले बच्चे हैं उनकी ज़्यादा दिक्कत है, जो हिंदी टाइप के बच्चे हैं वो सेट है, उनको ज्ञान मिल जा रहा है अभी भी ना। जो अंग्रेजी वाले हैं वो इंस्टाग्राम से कुछ सीख रहे हैं, वो नेटफ्लिक्स अमेजन से सुना, वो कुंभ जर्टी मैन वाले जो बच्चे हैं उनके लिए है ये। तो मेरा बेसिकली मानना है, मैंने जो अभी ये देखा इसको, मेरा पर्सनल मानना है कि आप जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, एटलीस्ट अपने बच्चों के लिए इस पुस्तक को लीजिए, बच्चे पढ़ें, एटलीस्ट उन्हें पता चले। तो बेसिकली मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको दे रहा हूँ, आप इस पुस्तक को अवश्य लीजिए। और एक बार
एटलीस्ट पता चलना चाहिए बच्चों को कि क्या कहानी है पूरी। इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो मैं दिखाऊंगा अभी, यहाँ से लेकर यहाँ से बहुत सारी क्विज हैं, बहुत सारे गेम्स हैं, बहुत सारी वर्ड सर्च पजल्स हैं, बहुत सारी क्रॉसवर्ड पजल हैं। तो बच्चों को जो नॉर्मल स्किल्स जब बच्चे पेरेंट्स ढूंढते हैं तो वो सब भी इसमें है। तो उनको आनंद में कब निकल जाएगा और कुंभ की जानकारी भी हो जाएगी, जो सनातनियों के लिए इतनी बड़ी चीज़ है। राइट, बिल्कुल। उसका अपने बच्चों को पता तो होना चाहिए। बिल्कुल, कहानी के रूप में एटलीस्ट पता होना चाहिए। और जो लोग अपने छोटे बच्चों को कहानी सुनाना चाहते हैं वो भी इस पुस्तक को जरूर लें। नाइस बेड टाइम स्टोरी आल्सो। गेट टू नो के हमारी संस्कृति सभ्यता क्या है, चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। अच्छा शांतनु भाई, इसमें ना मैं जो पूछने वाला था आपसे वो ये था, एक मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ही पढ़ा कि नेहरू जी के टाइम पे एक बहुत तगड़ा स्टेम्पेड हुआ था यहाँ पे 1954 में, और उसमें हजारों लोग मारे गए। 2000 स्पेसिफिकली बताए जाते हैं कि 2000 लोग उसमें मारे गए। और उसके बाद नेहरू जी ने कह दिया था कि भाई क्या है, कुछ भिखारी तो मरे, क्यों इतना फर्क पड़ता है। एक्चुअली में क्या था कि वो जो उसके बाद ऑफिशियल रिपोर्ट बनाई गई उसमें बताया गया कि कुछ बेगर्स मारे गए, जबकि जो रियलिटी थी वो ये थी कि उसमें महिलाएं थी बहुत बड़ी संख्या में। उनके ऊपर अगर बेगर भी मारे गए तो बेगर भी तो व्यक्ति है, वो भी आप ही के देश के लोग हैं ना। और उनके शरीर पर ज्वेलरी थी। बेसिकली क्या है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इतना इनसेंसिटिव एक व्यवहार, खुद प्रयाग से आते हैं जी, फुलपुर की सीट से चुनाव लड़ते थे और वो उस कुंभ में गए थे और उनके लिए जो थी सारी व्यवस्थाएं कर दी गई थी। सारी व्यवस्थाएं उनके लिए कर दी गई थी। तो क्या हुआ था कि जो लोग स्नान के लिए जाना चाह रहे थे उनको रोक दिया गया था कि आप थोड़ी देर रुक जाइए। उसी के कारण थोड़ी भीड़ बढ़ती गई और उसके बाद बल्कि इससे मैं अनु जाऊंगा कि बल्कि सवाल ये बनता है कि आज जो 40 करोड़ लोग आ रहे हैं उनकी व्यवस्था क्या है। हाँ, वो व्यवस्था कैसे है, आपको सुनने में बड़ा मजा आएगा। एक्चुअली मैं यही जानना चाहता था। मैं इसमें एक और चीज मैं ये छोटी सी ऐड कर दूं कि देखिए कितनी, जिसे हम कुव्यवस्था कहें या क्या कहें, 1954 का हमने देखा, उसके बाद भी सेम ढर्रे पर चीजें चलती रही। 2013 में फिर से वहां पर रेलवे स्टेशन पर स्टैम्पेड होता है। कल एक डिबेट में बात हो रही थी, 30-40 लोग मारे जाते हैं। कल एक डिबेट में बात हो रही थी तो समाजवादी पार्टी का जो प्रवक्ता तो करता वो तो रेलवे स्टेशन में हुआ था। भाई आप मतलब मैंने कहा अच्छा अखिलेश की गलती नहीं, राहुल जी की सरकार की गलती है 2013। नहीं, पॉइंट क्या है ना, आप लोगों ने रेलवे स्टेशन से ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं कर रखी थी। 4 गाड़ी छोड़ दी, वहां 5 गाड़ी छोड़ दी। राइट, ऊपर से क्या था, 30-40 करोड़ लोग आते हैं, उनके लिए आपने 5 डाइवर्स रखे हुए हैं जो गोताखोर होते हैं। बिल्कुल, सोचिए क्या व्यवस्था थी उस समय। यार चक्कर क्या है ना, मतलब जो देखिए आजम खां प्रभारी हुआ तो मतलब वो क्या करेगा। मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, मतलब जब हम बड़े हो रहे थे तो हमें ये लगा अरे कौन जाता है, ठीक है, मतलब ये हमारी मानसिकता यही थी ना, ऐसी बनवाएगी। ये जो अवधारणा है, हम भी मकौले पुत्र ना, हम भी उसी व्यवस्था में पले, तो आप जाके शुद्धिकरण हो रहा है। ये जो सही बात है। ये जो योगी जी ने अनअपोलोजेटिक हिंदू वाली जो छवि है और यूपी की जो छवि है उसको चेंज किया है, चाहे वो नाम चेंज करके या बहुत सारी चीजें चेंज करके, उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव ऐसे पड़ा है। मैं ऑलमोस्ट कुंभ का वो बन गया हूँ, क्या कहते हैं, हेल्प डेस्क। क्योंकि सारे मित्रों को पता है इसका, ये यूपी में जानकारी, तो मैं रोज कुंभ की साइट, उनका चैट बॉट, कुंभ में कहाँ रहना है, कुंभ में कैसे रहना है, वो बन गया। इतने लोग इच्छुक है आने के लिए। लेकिन जो आपने पूछा वो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि व्यवस्था कैसे, इतने सारे लोग आते कैसे। क्योंकि 4-5 चीजें बहुत सुंदर से करी हैं योगी सरकार ने। एक तो बेस्ट ऑफ द अपनी जो टीम मेंबर्स उनको लगाया। हम करते भी ना, कुछ भी आपको अच्छा काम करना है तो बेस्ट ऑफ द पीपल ले लो। 2019 में जो कुंभ मेला प्रभारी था विजय किरण, उसको फिर से लगा दिया। अर्बन डेवलपमेंट सेक्रेटरी, उनको वहीं सबने कैंप कर लिया है। लखनऊ से कोई काम नहीं कर रहा है। जितने भी रिलेटेड मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी लेवल के, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल के लोग हैं, उन्होंने सबने प्रयाग में कैंप कर रखा है। फिर उन्होंने 1-1 साल से, किसी ने 6-6 महीने से, किसी ने अभी 2-2 महीने से। देखिए सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है उन स्नानों के दिन, वो जो 6 स्नान होते हैं, जो शाही स्नान होते हैं, जो 3 और इम्पोर्टेंट स्नान होते हैं, उनमें आती बहुत सारी भीड़। संगम में नहाना होता है। संगम कोई ऐसा छोटा सा डायमीटर तो है नहीं, संगम तो पूरी नदी गंगा इधर से आती है, पूरी यमुना से इधर से आती है, और उसका लंबा सा स्ट्रेच होता है, तो उसे काफी दूर तक स्नान कर सकते हैं। लेकिन किसी ने सोचा ही नहीं, दूर दूर तक घाट बने हुए नहीं, तो जंगली घाट होते हैं। तो योगी जी ने क्या करा, पिछली बार 8 किलोमीटर, इस बार 12 किलोमीटर का घाट बना दिया। अब 12 किलोमीटर को समझ रहे हैं, तो 12 किलोमीटर में 4 करोड़ लोग और 2 किलोमीटर में 4 करोड़ लोग, सोचिए। बस आपको भगदड़ का सोल्यूशन मिल गया, पहली बात। फिर जो आने जाने के रास्ते हैं, खासकर संकरी जगहों पे, उनमें क्राउड मैनेजमेंट के जो प्रोसेस लगा दिए। और ये योगी आदित्यनाथ है भाई, उनके मंदिर में लाखों लोग आते हैं, तो उन्होंने बचपन से देखा है। उनके यहाँ जो खिचड़ी भोज होता है उसमें लाखों लोग आते हैं, तो उनको पता है कि भाई ये क्राउड मैनेजमेंट करते कैसे। बल्कि मुझे याद है
जिस दिन अयोध्या का मंदिर खुला था तो वहाँ पे एकदम से सिस्टम सारे उतने सबल नहीं थे। तो योगी आदित्यनाथ खुद आके उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी कैसे क्राउड मैनेजमेंट होता है। तो ये तो बल्कि उनका कैसे कहते हैं ना, तो ये तो मेरे घर का काम है, ये तो मुझे मैं बचपन से कर रहा हूँ। 22 साल की उम्र से मैं खुद कुंभ आ रहा हूँ, जब कैसे भी घूमते। तो क्राउड मैनेजमेंट के लिए बिल्कुल ड्रोन इंस्टॉल कर दीजिए, कैमरे इंस्टॉल कर दीजिए, उसके लिए कंट्रोल रूम बना दिया। और जैसे ही जहाँ पे हल्का सा भी, और ड्रोन से हेड काउंटिंग भी हो रही है, जैसे भी हेड काउंट का आया अलार्म आ गया कि यहाँ से डाइवर्ट करो, तो वो आपको थोड़ा आर्टिफिशियल रूप से चलाने लगेगा। आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन आप थोड़ा सा जहाँ पे आप शायद 200 मीटर चल के पहुंच पाते हैं, अब आप 500 मीटर चल के पहुंचोगे, जिससे क्राउड बिल्कुल डाइवर्ट कर दिया। तो वॉच करके, मैनेज करके, कैमरे लगा के, जो घाट का स्ट्रेच है उसको 1-2 किलोमीटर से पहले 8 किलोमीटर, इस बार 12 किलोमीटर का करके। और कुंभ में बहुत सारे अलग अलग आयाम ऐसे कि वो एक ही जगह पर ना घुसे, कि आप यहाँ पे भी नहा सकते हैं, वहाँ पे भी नहा सकते हैं। टॉयलेट यहाँ पे भी है, टॉयलेट वहाँ पे भी है, चेंजिंग रूम यहाँ पे भी है, चेंजिंग रूम वहाँ पे भी है, सेल्फी पॉइंट यहाँ पे भी है, सेल्फी पॉइंट वहाँ पे भी है। तो अगर आपको वो दिखेगा कि आई लव कुंभ का सेल्फी पॉइंट, तो आपको लगेगा नहीं मुझे सबको वहीं जाना, ऐसा नहीं है। ऐसे आपके हर 200 500 मीटर में लगे। तो पूरी व्यवस्था को डाइवर्ट कर देना एक लंबे स्ट्रेच पे, ये व्यवस्था बहुत बेसिक से स्टेप्स हैं ये तो सारे। कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है कि आप 12 किलोमीटर का आजम खान देखिए, आजम खान जेल में है, भूमाफिया, मैं तो उसको भूमाफिया आजम खान बोलता हूँ। वो जेल में, उसने उन्होंने सारे पैसे डाइवर्ट करके अपनी वो कौन सी क्या यूनिवर्सिटी का नाम भी भूल गया मैं, वो यूनिवर्सिटी खोल ली और उसमें बीवी को ट्रेजर बना दिया, खुद प्रेसिडेंट बन गया। तो वो व्यक्ति कुंभ चलाएगा और एक योगी आदित्यनाथ नाथपंथी साधु कुंभ चलाएगा। कुंभ घोटाला बोला जाता है इसे, कुंभ घोटाला 2013 में ऐसा बताया जाता है। क्या की रिपोर्ट में पूरी डिटेल जी, कि जो सरकार ने पैसे भेजे थे शुरुआत में, उसमें भी आधे पैसे का भी प्रयोग नहीं किया था। उसके बाद 800 करोड़ रुपए और मांग लिए गए थे, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे आए थे उसमें कुछ प्रयोग नहीं किया गया। जो स्टेट गवर्नमेंट ने है वो पता नहीं 10 करोड़ लगाए थे, कितने लगाए थे मुझे ढंग से याद नहीं है आंकड़ा। बट दिस वाज लाइक एक बड़ा घोटाला था। रेजिग्नेशन मांगा गया था आजम खान का, बट उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। फिर नहीं, बिल्कुल ठीक है, अखिलेश यादव ने एक्सेप्ट नहीं किया था उसके बाद। और ये तो इस बार है जब सारी फैसिलिटीज ऑलमोस्ट 1.5 से 2 गुना हो गई हैं। 19 मतलब जो 19 का इतना सुंदर कुंभ था, उससे भी जैसे मैं आपको 19 वाले में गया था मैं। 5,000 पहले इंस्टॉलेशंस थे, कैंप थे, इस बार 10,000 कैंप है। 10 लाख कल्पवासी आए थे, इस बार 15 से 20 लाख कल्पवासी जो 45 दिन एक बिल्कुल 21 नियम पालन करके ग्रस्त लोग रहते हैं। पिछली बार 25 करोड़ लोग आए थे, इस बार 40 से 50 करोड़ लोग आने वाले हैं। पिछली बार करीब 3,000 हेक्टेयर में था, इस बार 4,000 हेक्टेयर में। तो हर चीज़ 1.5 गुना 2 गुना हो चुकी है, और टेक्नोलॉजी आ चुकी है। अभी कल ही दिखा रहे थे कि पानी में भी ड्रोन है। और मैं आपको ना एक बड़ी सेंसिटिव चीज़ बताता हूँ, कैसे एक संत कितना सेंसिटिव होता है ना। जैसे इतने सारे सफाई कर्मी, इतने सारे कर्मचारी हैं, पहले तो उनके लिए रहने की पूरी सुंदर व्यवस्था। और कल वो संतों से मिले, आपने देखा होगा फोटो आया था, हर संत के अखाड़े में जा जाके मिले। उनको पता है एक बार कुंभ शुरू हो जाएगा तो व्यवस्थाएं शुरू हो जाएंगी सबके। किसी का खाना खाया, किसी का लंच करा, किसी के बैठा, पानी पिया, सबके अखाड़ों में मिल गया। उसके बाद वो कहाँ गए, सारे कर्मियों के आवाज़ देखने गए, उनके यहाँ कम्बल है। इतने सारे कर्मी आए, उनकी पत्नियां भी हैं, तो बच्चे क्या करेंगे, उनके लिए टेम्परेरी स्कूल है 2-2 महीने के लिए। कितनी सुंदर बात है कि वो 2 महीने बच्चे क्या इधर उधर फिरते रहेंगे, तो उनके लिए बिल्कुल स्कूल है। इतने सारे हजारों बच्चों के लिए स्कूल खुला हुआ है, वहाँ पे टीचर पढ़ा रहे हैं। ये एक संतीस हो सकता है इतना सेंसिटिव होना, क्योंकि बाकी तो ठीक है, अर्बन डेवलपमेंट है, ये पुल बन गया, लोग आएंगे, पुलिस मैनेजमेंट, लेकिन एक व्यक्ति सोचना। और पिछली बार आपको याद है वो सीन जब मोदी जी ने पैर धोए थे सफाई कर्मियों का, क्या सुंदर कुंभ था। मतलब आप एक पन्नी का टुकड़ा फेंकेंगे तो कोई उसे टोंग से उठा के अंदर कर देगा। तो वो व्यवस्था तो बिल्कुल अलौकिक है। मतलब इस बार तो एआई का प्रयोग किया गया है कि स्टैम्पेड वगैरह या इस तरीके की चीजें ना हो। जो ड्रोन्स हैं वो अंडर वाटर ड्रोन्स यूज कर रहे हैं कि पानी के अंदर कुछ ना हो। आप हमारा थंबनेल देख पा रहे हैं सामने? अरे कंप्यूटर, बहुत बढ़िया। तो देखिए ये जो योगी जी बना दिए, बिल्कुल हमने कूल डूड, एकदम विंड डीजल का कंपैरिजन होता भी है। और वो शेड्स स्पोर्ट भी करते हैं कई बार। उनके पिताजी फॉरेस्ट रेंजर थे, वो शेड्स पहनते थे, शायद वहाँ से आती है प्रथा। सो अभी हम कहाँ पर किस पे बात कर रहे थे? कुंभ में व्यवस्था पे बात कर रहे थे, बहुत सारे लोगों के लिए व्यवस्था क्या होती है। बेसिकली जब इतना मैं बस इसमें एक मेरा सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ मैं लास्ट में ये पूछना चाहूँगा कि जब हम पहले की व्यवस्थाएं देखते हैं, स्टैम्पेड हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और वही लोग, सेम लोग इतनी भव्य रूप से इफ्तार पार्टीज कर रहे थे, सारी चीजें कर रहे थे, जिसमें तो कोई परमानेंट इंस्टॉलेशन भी नहीं है, जिससे कोई इकोनॉमी नहीं बढ़ रही। वो एक केटर की इकोनॉमी बढ़ रही होगी बस, बाकी तो कोई इकोनॉमी नहीं। 2 चीजें हैं, केवल वोट बैंक की इकोनॉमी बढ़ती थी। हाँ, बस एक तो पॉइंट है वोट बैंक वाला, इस पे कुछ आप थोड़ा बोलिए। और दूसरी चीज ये है कि
क्या हम एक रिलीजियस टूरिज्म या जिसको हम बोल सकते हैं एक कल्चरल टूरिज्म उसकी तरफ बढ़ रहे हैं? क्योंकि आप देखिए अयोध्या का कायाकल्प ऑलमोस्ट हो चुका है, बिल्कुल, और होता जा रहा है वो। खैर वाराणसी, उज्जैन, इवन केदारनाथ में बड़े बड़े कॉरिडोर्स बन रहे हैं, पुरी का कॉरिडोर बन रहा है बहुत। अभी तो मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, मुझे रामायण सर्किट हो रहा है, बुद्ध सर्किट हो रहा है, बहुत सारी चीजें। इतना कि श्रीलंका प्रेशर में आ गया है। श्रीलंका ने अपने रामायण सर्किट को करना शुरू कर दिया, उसकी एयरलाइंस रामायण को प्रमोट कर रही है पहली बार। मैं एक्चुअली में बस ये जानना चाहता हूँ कि क्या हम क्योंकि एंशियंट इंडिया या फिर मध्यकालीन भारत में भी टेम्पल के अराउंड हमारी इकोनॉमीज जो थी वो घूमती, बल्कि ऐसा था, क्या हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं? ऐसा था अनुज, टेम्पल के अंदर बैंक होते थे हमारे, फूड बैंक होते थे, कैपिटल बैंक होते थे, तो टेम्पल की धुरी थी। किया है ये चीज आज जो मैं आपको वीडियो बता रहा था, बहुत सुंदर, जिसके लिए तो उसमें हमने ये चीज कवर की है कि एंशियंट इंडिया में हम किस तरीके से टेम्पल के अराउंड होते थे, लोन्स मिलते थे लोगों को, जो अर्बन प्लानिंग है वो वहां पर हो रही थी, जो व्यापारिक बड़े बड़े पढ़ाई होती थी, गुरुकुल होते थे उसमें, शाम को उसमें वही होते थे, भरतनाट्यम, कथक के नृत्य, सब कुछ, मतलब हर चीज का हब था वो। बिल्कुल बिल्कुल। सो रेवेन्यू, दो बातें पूछी इसमें, एक तो कि जो विरोधी है वो तो विरोध में रहेगा ही, आपको हर तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं। मेरे ख्याल से इस समय तो ना देश में एक चीज बन गई गर्वित की कौन कितना बड़ा हिंदू बैशर है, उसका एक अवार्ड मेरे ख्याल से आप लोगों को निकालना चाहिए, AKTK हिंदू बैशर अवार्ड। तो इस 6 महीने का है उदय स्टालिन, है ना। राहुल गांधी तो खैर बहुत ही ऊपर पहुंच चुके हैं कि जो लड़के मंदिर जाते हैं, लड़की छेड़ते हैं, राम नहीं है। अखिलेश यादव मतलब इतने ओछे कि वो सीएम हाउस के नीचे भी वो है। तो भाई तुम भी थे सीएम, तुम्हारे पिताजी भी सीएम थे, उसके नीचे शिवलिंग है। मतलब मजाक बनाना उस बात का ना कि भाई वो सारे साधु आए तो अपने एक साथी को लेके चले जाएं, मतलब ये कह लो कुंभ में स्टेटमेंट देने को मिला। मगर ऐसी चीज़ों को, जैसे जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, इतना बड़ा पर्व, उसको तो छोड़ दो भैया राजनीति से। आप भी स्वागत करो, आप भी अपना सभा का कैंप लगाओ, आप भी अपने लोगों को खाना खिलाओ, पानी पिलाओ। मतलब ये तो अवसर का समय है ना, आपके घर की एक बड़ा एक कार्यक्रम हो रहा है आपके अपने घर में ना, उसमें आप टू टाटा करने, फूफे रूठे में फूफा करने, क्या हो पॉइंट ये हो जाता है कि आप उसे अपना घर मान रहे हो या नहीं मान रहे हो, अपना घर मान रहे हो नहीं मान रहे। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है जी। फिर आपका मुख्य प्रश्न था इकोनॉमी कि टेम्पल एक बड़ी इकोनॉमी है हमारे, कम से कम अनुज 200 ऐसे टाउन है भारत में जो टेम्पल इकोनॉमी पे चलते हैं। तिरुपति का 1 से 1.5 कर की कलेक्शन। अब तिरुपति टाउन देखो क्या सुंदर टाउन। वो तो अलग बात है कि वो सरकार के पास है तो उसका 20% केवल टेम्पल को वापस मिलता है, 10-15%, बाकी तो सरकार के खाते में चला जाता है। वो जब चेंज होगा, टेम्पल फ्री होंगे, तब तो इकोनॉमी ऑन अनफल हो जाएगी। जैसे अयोध्या में हुआ है, अयोध्या तो प्राइवेट मतलब ट्रस्ट के पास वो टेम्पल। अब ट्रस्ट के प्लान देखिए कितने बड़े हैं। ट्रस्ट अपनी यूनिवर्सिटी खोलने को है, ट्रस्ट गुरुकुल खोलने को है, ट्रस्ट अन्नदान करने को है, ट्रस्ट उसमें रिसर्च करने को है, जो होना भी चाहिए। तो टेम्पल एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। इसको अब तो इकोनॉमिस्ट ने मानना शुरू कर दिया। हमने देखा भी कैसे 4,000 करोड़ ने 1-1.5 लाख करोड़ क्रिएट करा, जैसे कुंभ की इकोनॉमी ने 80,000-70,000 करोड़ क्रिएट करा। तो अब तो मेरे ख्याल से समझ में भी आने लगी बात कि क्योंकि वो जितनी मॉडर्न ट्रैवल कंपनी है आपकी, ये गो मेक माई ट्रिप यात्रा, उनको पता है कि भाई कि पहले और दूसरे नंबर पे आता है रिलीजियस टूरिज्म भारत में, कुछ महीने में तो नंबर 1 पे रहता है। तो अब ये मेरे ख्याल से डिबेट के बाहर आ चुका है। और जैसे आपने कहा कि टेम्पल टाउन इकोनॉमी को पहले किसी ने समझा और उसको डेवलप भी कर दिया। उसमें आस्था का भी है और उसमें लक्ष्मी देवी की कृपा भी साथ में हो रही है। मतलब आपकी जिसका मंदिर है, राम जी शिव जी की कृपा हो रही है, लक्ष्मी देवी की साथ साथ कृपा आपको बरस रही है। तो ये तो मानना पड़ेगा। नहीं, इसमें आपको क्या लगता है, मतलब अगर हम 2012-13 से 2014 से पहले की अगर हम बात करें तो रिलीजियस टूरिज्म नाम की कोई चीज हुआ ही नहीं करती थी। मतलब हम नाम नहीं था, ठीक है, जा रहे लोग तो नहीं जाते थे। तीर्थ का अर्थ ये होता था आप 60 के ऊपर हो गए, अब आप तीर्थ करो। बिल्कुल, जवान आदमी सोचता ही नहीं था कि तीर्थ भी करना कुछ होता है। अभी आपकी जो सुगमताएं हैं वो बढ़ाई जा रही हैं, चाहे वो काशी हो, हर जगह एयरपोर्ट होता है, उससे कितना आसान हो जाता है जाना। आप एक दिन में आ जा सकते हैं। मतलब आम लोग जो था वो इसलिए भी नहीं जाता था कि यार बद्रीनाथ कैसे जाएं। अभी आपकी सुगमताएं, चाहे वो ट्रेन जा रही है, ट्रेन भी जा रही है बद्रीनाथ तक, मतलब प्रोजेक्ट तो है और आपका हाईवे जा रहा है बद्रीनाथ तक। तो 2 ऐसी चीजें जिसमें भर के आदमी जा सकता है, तो बद्रीनाथ क्यों नहीं जाएगा अभी तक? मतलब जो लोग नहीं जाते, ये भी डर होगा ना, ज्यादा आस्था बढ़ गई तो ज्यादा हिंदू हो जाएंगे लोग। फिर मुझे तो इनको हिंदू है, मुझे तो इनको जाट बनाना है, इनको ब्राह्मण बनाना है, इनको बनिया बनाना है, इनको मैं अगर हिंदू बना दूंगा तो फिर तो वो योगी जी ने बोल ही थे ना, बटोगे तो कटोगे, वो तो रूल था ही उसका। तो उनको ऐसा नहीं था कि उनको डेवलप नहीं करना था। एक तो वैसे भी इनएफिशिएंट गवर्नमेंट थी, वो उनकी सड़कों पे दिखती थी, लेकिन इसमें तो और ज़्यादा इनएफिशिएंट हो जाती थी वो, जहाँ तक मंदिरों की बात आती थी कि भाई इनको कैसे कर दें, ये तो हो जाएंगे तो हिंदू हो जाएंगे लोग। जो आपने देखा ना, मतलब यहाँ पे जो मुख्य बात है, 2014 में मोदी जी ने आते ही जो किया, वो एक पूरा डिपार्टमेंट बनाया इस काम के लिए।
उन्होंने 15-20 प्रोजेक्ट ऐसे चुने कि यहाँ पे ये कॉरिडोर हर जगह कॉरिडोर कितना सुंदर भव्य हो जाता है वो इसमें एक चीज है, आपने बोला ना अभी, तो कुछ हमारे राइट विंग में भी कुछ लोगों को इससे थोड़ा परहेज भी है, जो परहेज नहीं ट्रोल भी नहीं कहूंगा, कुछ थोड़े इसमें गंभीर लोग भी हैं, मैं इस पर गंभीर चर्चा भी करना चाहूंगा इसमें, बल्कि मैं आप लोगों से भी प्रश्न पूछूंगा। वो कहते हैं कि मोदी जी ने इसको इवेंटाइज कर दिया, योगी जी ने इसको इवेंटाइज कर दिया, तो ये मेरा इसमें ही मानना है, देखो जो श्रद्धालु आ रहा है मंदिर को, तो मंदिर जो मूर्ति है, जो विग्रह है, जो शिवलिंग है, वो तो वैसा ही, जो संगम में वैसा ही, वो तो जाए। लेकिन जो आज का नया बालक है वो तो स्पाइडरमैन की दुनिया में जी रहा है, जिसके लिए तो सब कुछ इतना ग्रैंड है, वो हैरी पॉटर के वो देख रहा है, वो यूनिवर्सल स्टूडियो जा रहा है, वो शायद लाइन में लग के खाटी होके मुरारी बापू की कथा सुन के नहीं पहुंचेगा वहां पे, आपको उसको मॉडर्न फैसिलिटी देनी पड़ेगी। तो मेरा इससे परेज नहीं है कुछ, हाँ मेरा भी नहीं, कुछ लोगों का है इसको इवेंटाइज कर देते, तो क्या हो गया? नहीं, पॉइंट भाई वहां पे आप फूहड़पना नहीं कर रहे हैं ना, शांतनु भाई, वहां पे आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो मेरा इस पे आप लोगों का टेक भी मानूंगा कि इवेंटाइज करना मानेंगे आप इसको, कि मेरे ख्याल से मेरा पर्सनल मानना तो यह है कि इसमें ऐसा होना ही चाहिए। अब हम जैसे काशी विश्वनाथ की बात करते हैं, तो पहले क्या होता था, आप संकरी गलियों से जा रहे हो, छोटी छोटी गलियां, पता नहीं कैसे कैसे आप खड़े रहेंगे, आपका बालक क्या होगा, मुझे तो बच्चों में बल्कि भक्ति कम हो जाएगी। अरे ये फिर ये पिताजी मंदिर ले आते हैं, वहाँ 4 घंटा खड़ा करवाएंगे और फिर ये दिमाग खराब करेंगे। हाँ, तो आज की डेट में देखिए उसे, आज की डेट में आपको लगेगा कितनी भव्यता है वहाँ पर। आप पहले जा रहे थे छोटी छोटी गलियों से, वहाँ पर गंदगी है, वहाँ पर सारी, कुछ लोग बोलते हैं उन गलियों का चाम छीन लिया। अरे मतलब गरीबी वाला वामपंथी है, मतलब गरीबी में जीना है मुझे, है ना, गरीबी में जीना है, छोटा छोटा गरीब। और विदेश जाएंगे, ओह माय गॉड वेटिकन इज सो कूल, है ना, वेटिकन बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे अच्छा कर देंगे तो नहीं, हमारे वो गंदा पतला ही रहना चाहिए। नहीं, मेरे इसमें ना 2 टेक है। अभी जैसे हमने घाट बनाए काशी में, बड़े सुंदर सुंदर घाट बन गए, या फिर हम से लेकर उधर आखिरी तक, या फिर हम हरिद्वार चले जाएं, ऋषिकेश चले जाएं। ऋषिकेश मतलब बेसिकली ऋषिकेश की तो वाइब ही अलग है ना, वहां पे जाते ही आपको ऐसा लगता है कि यार योग करो, स्लो हो जाता है, धीरे हो जाता है, हाँ, बहुत काम कंपोज अपने आप उसकी हवा में है, वो हवा में है वहां पे। तो अब वहां पे आके लोग मतलब दारू ढूंढते हैं, शराब पीते हैं, है ना। कुछ एरिया में तो हमारे यहाँ लीगली अलाउड नहीं है, ऋषिकेश के बहुत सारे एरिया में, हरिद्वार के बहुत सारे एरिया में नॉनवेज और घाट पे अभी कुछ वीडियोस आई जो घाट पे बैठ के लोग शराब पी रहे थे, या जॉइंट फूक रहे हैं, या कुछ इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। मैं हरिद्वार गया था अभी, हम तो मतलब हरिद्वार नहीं, ऋषिकेश का तो मैं फैन। इस बीच में ऋषिकेश जाना कितना आसान हो गया। पहले हम तो ऋषिकेश में पले बड़े हैं, 7-8 घंटे लग जाते थे, अब तो सुबह निकलो तो 4 घंटे में आपकी गाड़ी ऋषिकेश में। बिल्कुल। मैं तो मतलब भाई को हमेशा यही कहता था, मैं ऋषिकेश पहले गया हूँ 2-3 बार, मैं इसको हमेशा यही कहता हूँ कि भाई जो वाइब ऋषिकेश में है वो कहीं है ही नहीं, ठीक है, वो मजा ही नहीं आता कहीं, और कहीं पे भी चले जाओ, वो ऋषिकेश जैसी जगह नहीं है पूरे भारत में कोई। तो अब ये हम गए थोड़े टाइम के बाद, अब जब से ये कह रहा है यार ऋषिकेश फिर से चलते हैं, फिर तो ऐसा वहाँ की वाइब में है कुछ। लेकिन वहाँ पे मैंने घाट पे बैठ के वहाँ पे गंगा आरती हो रही है, इधर से मैंने देखा कि भाई एक लड़का लड़की बैठे हो वहाँ पे जॉइंट फूक रहे, तो वो चीजें जो है ना वो एक्चुअली गलत है। मुझे लगता है पर्सनल लोगों को खुद समझनी पड़ेगी कि भाई आप कहाँ जा रहे हो। मेरे ख्याल से वो तो पर्सनल डिसिप्लिन है, I'm sure वो पुलिस की नजर में आ जाएगा तो उसको हटा भी देगा, लेकिन आप कितनी पुलिसिंग करेंगे, कितनी पुलिसिंग करेंगे, कहाँ बैठेंगे। देखो मैं तो कहता हूँ अपना पाप अपना पुण्य है। मैं अभी देख रहा था, एक वीडियो आई थी जिसमें वहाँ के जो लोकल्स हैं वो कह रहे हैं भाई आप कहाँ हो, गंगा नदी में बैठ के आप दारू पी रहे हो। यहाँ के लड़के थे, पता नहीं कहाँ के लड़के थे, तो वो दारू पी रहे थे, लड़का लड़की थे वहाँ पे, वो गंगा नदी में बैठ के देखिए हर समय देवता असुर टंडेसी तो रहेंगी इसमें, लेकिन वो तो ये पर्सनल डिसिप्लिन वाली बात है। पर इसमें आप यहाँ से ये बैशिंग नहीं कर सकते कि भाई सड़कें बना दी तो ऐसा हुआ। ये तो वाहियात बात है ना। कुछ एक्चुअली में इस टाइप की बात मैं जब ट्रोल कर रहा था, ट्रोल कह रहा था, तो कुछ इस टाइप की भी बातें आई हैं कि भाई आप केदारनाथ जी तक रोड मत बनाइए, क्योंकि वो प्लेस रिमोट है और उसको रिमोट जगह पर बनाया ही इसलिए गया है ताकि कम से कम लोग पहुंचे। मेरा पर्सनल ऐसा मानना नहीं है, क्योंकि केदारनाथ जो है वो एक ज्योतिर्लिंग है, और देश में अलग अलग स्थानों पर ज्योतिर्लिंग हैं जो कि सुगम स्थानों पर भी हैं, नगर के बीच में भी। तो ऐसा नहीं था, वो हर जगह बनाया गया है, और वो बस रिमोट जगह पर बाय
मतलब हर जगह, क्योंकि भारत को जोड़ता है तो भाई वो उस कारण से जहाँ पे भी पॉजिटिविटी है उस जगह पे, मतलब जो जहाँ पे भी ज्योतिर्लिंग होना चाहिए वहाँ पे ज्योतिर्लिंग है। ऐसा नहीं है कि रिमोट है इसलिए ज्योतिर्लिंग है। मेरे ख्याल से सुगमता, मैं तो कहूंगा अभी सुगमता होनी बहुत चाहिए, जरूरी है, बिल्कुल बहुत होनी जरूरी और है। जिसको आज भी चल के जाना है तो तिरुपति लोग चल के भी जाते जाइए भाई। हैं, और नीलकंठ लोग चल के भी जाते हैं, वो अभी दूसरी वैष्णो चीज देवी में, वैष्णो देवी में दुनिया भर की सुविधाएं दे उसमें हेलीकॉप्टर भी और चलने की रास्ता भी है आप फिर भी मैक्सिमम लोग चल के ही जाते हैं ना। बहुत सारे लोग। ये जो आपने पॉजिटिविटी की बात करी ना, मुझे इससे पता क्या लगता है, जैसे जो भी आदमी वहाँ पर डुबकी लगा के आता है, जो भी आदमी वहाँ पर कल्पवास करके आता है, वो जो मतलब ऐसा कहा जाता है कि आपने 45 दिन कल्पवास करा, वो 21 व्रतों के साथ, तो वो 100 साल निर्जल उपवास के बराबर जो पुण्य मिलता है, 100 साल लगातार, जो मतलब संभव भी नहीं है। यानी वो ये सब लोग जो अपने परिवारों में पहुंचते होंगे, अपने समाजों में पहुंचते होंगे, अपने मोहल्लों में पहुंचते होंगे, तो क्या पॉजिटिव वाइब देते होंगे। मेरे खुद के गुरु जो क्रिया योग के गुरु हैं, वो कहते हैं कि भाई आप अगर ध्यान करते हैं घर में तो आपका पूरे घर की वेवलेंथ अच्छी होती है। तो जब ये 40-50 करोड़ लोग अनुज अपने मोहल्लों में, अपने भवन पहुंचते होंगे, तो एक तरह से देश की नेशनल कॉन्शियसनेस, मतलब एक तरह से ये तो वो है रीस्टार्ट, रिचार्जिंग बटन है भारत का। और जो ये आप एनर्जीज की बात कर रहे हो, ये मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा, भाई साहब आप थोड़ा सा, अगर आपको लग रहा हो कि हम क्या बात कर रहे हैं, आप थोड़ा सा ध्यान करके देखिए, बिल्कुल विल फील द वाइब कि आपके अंदर क्या चेंजेस आए हैं। भाई मैं तो ये कह रहा हूँ, तुम ध्यान भी मत करो, तुम केवल इस विचार से ऋषिकेश चले जाओ कि मुझे वहां पे दारू नहीं पीनी है, बस मैं यहाँ पे ना इस हवा को महसूस करने आया हूँ, फील करने आया हूँ। लक्ष्मण झूले पे, राम झूले पे एक बार खड़े हो जाओ वहां पे जाके शाम के समय, आपको जो अलग वाइब मिलेगी ना, वो बहुत बहुत डिफरेंट, इट हिट्स डिफरेंट। जी, सो मेरे ख्याल से आई थिंक जो हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को बताना चाहते थे कुंभ के बारे में, और कुंभ क्यों होता है, किस लिए होता है, बच्चों के लिए भी ये इन्फॉर्मेशन थी। दूसरा, इसके अराउंड जो पॉलिटिक्स हो रही है वो शर्मनाक है, डर है, वो तो डर है एक तरह कि यार इतने लोग इतनी सारी पॉजिटिव देख के जाएंगे, इतना अच्छा मैनेजमेंट देख के जाएंगे, तो कहेंगे अरे तो योगी मोदी करेंगे। अच्छा, इसमें मैं ना एक चीज ये और पूछना चाहता हूँ कि महाराज जी ने अभी एक टारगेट रखा था 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, क्या रिलीजियस टूरिज्म उस ओर बढ़ रहा है? बिल्कुल उसका पार्ट है। बल्कि जो उन्होंने डिलाइट जो एक कंपनी है जो उसको कंसल्ट कर रही है, उसमें बहुत सारे थीमेटिक एरिया हैं कि ओडीओपी से कितना आएगा, इससे कितना आएगा। उसमें रिलीजियस इकोनॉमी एक पूरा एक थीमेटिक एरिया है जिस पे पूरी बात होती है, जिस पे चर्चा होती है, जिस पे मॉनिटरिंग होती है। एक बात आखिरी और बताऊंगा इससे पहले हम खत्म करें, कि जो भी लोग पॉडकास्ट देखेंगे, अभी भी अगर उन्होंने मन नहीं बनाया है तो वो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दे आर नॉट टू लेट, दे आर लिटिल लेट बट दे आर नॉट टू लेट। तो करें क्या क्या, kumbh.gov.in की वेबसाइट पर जाएं, उस पर आधा घंटा बिताएं। उस वेबसाइट पे, हाँ, मेडिकल ऑफिसर से बात हो रही थी, पाकिस्तान और चाइना से अटैक भी हो रहे हैं, मतलब हिंदू अपना त्यौहार ना मना ले। और उसमें है क्या, उसमें जानकारी है कोई ऐसा, उसमें कोई बहुत बड़ा कोई वो भी नहीं हो रहा है। तो उसमें जाके स्टे, लॉजिंग की व्यवस्था देखें। वेबसाइट को मैं मोबाइल में तो खुलती है, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं खुल रही है तो लैपटॉप पे खोलें, अच्छे से खुलेगी। नीचे चैट बॉट है, उसमें आप जो प्रश्न पूछें 12 भाषाओं में, वो स्पीच टू टेक्स्ट भी है, आप तमिल में पूछें तमिल में उत्तर आएगा बोल के, वो भी देखें। और 3-4 सावधानियां हैं कि शाही स्नान वाले दिन ट्रैवल ना करें, मतलब करें वैसे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप युवा लोग हैं चल सकते हैं, ठीक है। शाही स्नान वाले दिन ना करें, उसके 1 दिन 2 दिन पहले चले जाएं जी, और वहाँ रहें 3-4-5 दिन। जिसको ठंड की आदत नहीं है, साउथ से आ रहा है, महाराष्ट्र साइड से आ रहा है, ठंड अच्छी होती है उस समय, नदी के पास अपना टोपी टापी, इनर लोअर, जूता वूता पहन के आए, बढ़िया चलना पड़ सकता है, वहाँ आनंद आएगा। लेकिन इतनी सारी व्यवस्थाओं के बाद भी अगर आप नहीं जाएंगे और आपके पास बहाना आपको ही नहीं बचता है, अगर आपका मन है जाने का, तो आपको आनंद बहुत आएगा, ये मेरी पर्सनल गारंटी। बिल्कुल, कोई भी दिक्कत है कमेंट में डालिए, इन लोगों से पूछिए, हम लोग आपको उत्तर देंगे। आपको पहुंचना कैसे, आपको पहुंचाने का काम हमारा वहाँ पे। और वहाँ पे मतलब 5 रुपए खाने से लेकर फ्री खाने से लेकर पैसे वाला खाना भी है, वहाँ फ्री रहने से लेकर 50,000 रुपये रोज का लग्जरी टेंट भी है। तो हर तरह की व्यवस्था है, जैसे जाएंगे आपको आनंद आएगा, और जो भी आपने पाप करें वो भी कटेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच सुधांशु भाई और शांतनु भाई जी। सॉरी, पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ। त्रिवेदी जी से बात हो रही थी, ये त्रिवेणी से त्रिवेदी में चला गया, त्रिवेदी से त्रिवेणी तक। तो थैंक यू वेरी मच, आपने इतनी सारी जानकारी दी कुंभ के बारे में। बहुत सारे लोग हमें कमेंट्स के माध्यम से बता रहे थे कि भाई इस मुद्दे पर बात कीजिए, तो थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। बाकी आपको जो भी जानकारी चाहिए, जो शांतनु भाई हैं उनकी बुक का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसे अवश्य लिए। और थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। चलिए, जय श्री राम। जय श्री राम।